बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक लाइव। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये स्क्रीन जो है आपके सामने, उस पर मैं हूँ सोहा अफजल और ये स्क्रीन मेरे साथ शेयर करते हैं हरमीत सिंह जो कि इस्लामाबाद है। आपको रोज़ाना हम डिजिटल ट्रैवल कराते हैं, तो आज भी चलते हैं इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम हरमीत बाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सोहा। वैसे डिजिटल का दौर है तो डिजिटल विजिट वैसे भी हम पूरी दुनिया का करते हैं, तो इस्लामाबाद तो करीब है, लाहौर के तो होना चाहिए ना। लेकिन चलिए डिजिटली हमें ये भी बता दें कि मौसम कैसा है। लाहौर में तो मौसम बहुत औसम है, हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है इस अच्छे मौसम के साथ साथ आज कल इंतखाबात का मौसम भी है। 15 दिसंबर से ऑनवर्ड आपको पता है कि इलेक्शन कैंपेन जो है बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। कहीं आपको बादल दिखाई देते हैं, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं ख़िज़ा चल रही है और कहीं बहार का मौसम आने को है। ये सारी सूरत हाल जो है मौसम की है। लेकिन चले सियासी सूरत हाल और इस मौसम से पहले हम बात करते हैं लाहौर के मौसम की। स्मोक जो है अल्लाह ताला की जो कुदरती बारिश हुई थी उसके बाद हमें आर्टिफिशियल रेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बारिश के बाद मौसम काफ़ी कदरे बेहतर हो गया। लाहौरी इस बात से बहुत खुश हैं बिकॉज 9 महीने की गर्मी के बाद हरमीत आपको पता है कि हम इंतज़ार करते हैं बेसब्री से। लाहौर ये तो ख़ास तौर पे, वैसे कराची वालों का तो इससे भी बुरा हाल है। कराची वाले तो अब भी सोचते हैं कि आज सर्दियों के कपड़े निकालेंगे, कल पहनेंगे और परसों सर्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अच्छा, वैसे सोहा जब मैं गांव में होता था ना, मैं सोचता था कि यार ये सर्दी का टाइम कितना लंबा है, ये ख़त्म ही नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ तो सर्दी इतनी लंबी होती है, इतना टाइम गुजर जाता है कि हमें गर्मियों का इंतज़ार होता है। लेकिन जब से मैं शहर इक़्तिदार की तरफ रुख किया है, लाहौर में रहा हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि सर्दियाँ कब आएंगी, और सर्दियाँ आते ही चली जाती हैं। लेकिन बहर आपके बादलों से कि लाहौर में जिस किस्म की सिचुएशन थी और फिर इंतज़ार होता है क्योंकि कड़ाके की गर्मी होती है। अगर लाहौर की बात की जाए, हमारे यहाँ तो मौसम अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं कि चाहे गर्मी हो तो बारिश हो जाती है मरी के करीब और फिर वहाँ से ठंडी ठंड हवाएं यहाँ पे। लेकिन बहरहाल आजकल धूप सीखने के लिए मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद जैसा मौसम है नहीं। और चाहे वो 10 बजे की चाय जो हमारे यहाँ घरों में रूटीन हुआ करती थी, अब भी है देही इलाकों में, आज भी वही है कि सुबह सवेरे आप उठते हैं और 10 बजे का टाइम, क्योंकि 10 बजे फिर आपके लिए चाय बनती है, फिर उसके बाद 12 बजे का खाना है। अच्छा, और वैसे हरमीत इस्लामाबाद वालों की तो वैसे ही मजे है ना। आप बिला वजह दिल जलाने को बातें वैसे आप बहुत करते हैं कि इस्लामाबाद तो आप अपने ऑफिस की छत पे खड़े हो जाओ तो आपको दूर से पहाड़ नजर आना शुरू हो जाते हैं। हमें इतना लंबा ट्रैवल करके आना पड़ता है और फिर इस्लामाबाद की अलग हवाएं और अलग फिजाएं, और उसके बाद फिर आगे से ऑनवर्ड जब हम नॉर्दर्न एरियाज वाली साइड पे जाते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो, वो कुदरती मनाजिर देख के आप ऐसे रिफ्रेश महसूस करते हैं। लेकिन कराची वालों को क्या करें, एक सी व्यू के अलावा उनको बहुत शौक है। जिसके पास जो चीज़ नहीं होती ना हरमीत, तो उसको वही चाहिए होती है। तो हमारा भी यही हाल है। इंसान का एक्चुअली बेसिकली उसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि जो चीज़ उसके पास नहीं होती उसको वही चाहिए होती है। और हम भी अगर अपनी बात करें तो अब चारों मौसम से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होके भी हमें पहाड़ देखने हैं, शदीद सर्दी देखनी है, हम कहाँ खुजराब पास तक ट्रैवल करके जाते हैं जैसे कि हमने बर्फ़ देखनी है, ये बर्फ़बारी देखनी है। बट ऑल दो सर्दियाँ आने को नहीं है, सर्दियाँ इज़ फाइनली हियर और उसको एंजॉय करने के लिए हमारे बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं। मतलब आज की अगर मैं बात करूँ तो सोचा हमने प्रोग्राम का आगाज़ ऐसे करते हैं कि ना सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर जगह जाएंगे, आपको विजिट कराएंगे। वहाँ के मौसम के लिए हमारी जो फीमेल कॉरेस्पॉन्डेंट है ना वो फील्ड में मौजूद है। मतलब आप सोचें ख़वातीन के लिए सुबह सुबह तैयार होकर सर्दी में माइक पकड़ के रोड पर खड़े होकर कितना मज़ा आता है। इस चीज़ को हम इंजॉय करते हैं कि भाई आप सुबह सुबह रिपोर्ट करें। लेकिन उनसे पूछें, और हरमीत बाजी आपको मुझे तो मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा बेहतर पता है कि सुबह उठना एक मुश्किल काम है, एक मुश्किल टास्क है, हर कोई ये नहीं कर सकता। ये बहुत डेयरिंग काम है। सर्दियों में सुबह बिस्तर छोड़ना इज़ एज मच एज डिफ़िकल्ट कि आपके सामने खाना पड़ा और आप डाइट पे हो। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है सुहा। अगर हम इंतज़ार में होते कि वीकेंड आएगा और हम जल्दी उठेंगे, लेकिन जो रूटीन हमारी बनी हुई है और जैसे ही वही टाइम होता है तो हमारी आँख भी खुल जाती है और कहीं ना कहीं दिल करता है कि अब उठना ही चाहिए, क्योंकि या तो एक्सरसाइज के लिए जाना है, जिम की तरफ जाना है और फिर उसके बाद मज़े मज़े का नाश्ता भी करना है। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि सुबह सवेरे उठना आजकल क्योंकि दिल नहीं करता साहब, दिल करता है कि लेटे ही रहें। और क्योंकि गर्म लिहाज से किसका दिल करता है, सुबह सवेरे ठंडी ठार हवाएं होती हैं। और लाहौर की आपने बात की कि लाहौर में अब सर्दियाँ आ नहीं बल्कि आ चुकी हैं। बस चलती का नाम जिंदगी, और इसी की गाड़ी जो है इसमें सब सवार है। और हम ये गाड़ी का रुख कर लेते हैं हम लाहौर की तरफ। लाहौर से नताशा रहमान हमें अपडेट करेंगी इस हवाले से कि सर्दी का क्या मौसम है, लाहौर ये किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, क्या रिव्यू है महकमा मौसमियात इस हवाले से क्या कहता है कि आने वाले दिनों में किस किस्म की सर्दी पड़ेगी और स्मोक से कैसे निपटना है हमने। चले जी नताशा बताएं कहाँ पे मौजूद है आप, और आपको गुड मॉर्निंग हम दोनों की तरफ से। होपफुली कि आपके दिन का आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ होगा।
गुड मॉर्निंग आपको भी हरमीत और सोहा। आगाज़ तो मेरा Good morning. बहुत अच्छा हुआ बिकॉज मेरा वीकेंड कल था, उसके अलावा आज Oh. मेरा वीक का पहला दिन है, वर्किंग डे है। तो आपको पता है आप छुट्टी के बाद आते हैं तो थोड़ा फ्रेश होते हैं, लेकिन अगर हम लाहौर के मौसम की बात कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर 2 लाइनें ये कहना चाहूँगी कि दिसंबर मेरा हमदर्द है, Oh. लेकिन हाँ। दिसंबर के साथ हमारे थोड़े से गिले शिकवे भी हैं। क्या बात बिकॉज गिले शिकवे इसलिए क्योंकि इन दिनों में जो स्मोक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बारिशें कम होती हैं, लाहौर की जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो बढ़ चुकी है। और अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 तक जा पहुंचा है। और अगर हम मेन बुलवर्ड गुलबर्ग के इलाके की बात करते हैं तो वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 है। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिल्कुल इसी तरह ही एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें दिखाई दे रहा है। वैसे और नताशा स्मोक एक की और वजह चीज से शहरी मैं चाहता हूं ना इंतहाई कि आप परेशानी का- इससे कबल जिस तरह वहां हम देख रहे थे कि स्मोक थी और धुंध थी, कहीं ना कहीं चेहरा जो है वो जो ताजगी है ना वो भी उसी के साथ ही रिलेट होती है। आज हम देख रहे हैं कि लाहौर में धूप है और Clean. कहीं ना कहीं आप भी बड़ी वो बड़ी फ्रेश लग रही हैं, शायद छुट्टी आपने शाइनिंग कोई लंबी स्टार की है भाई। हरमीत सबसे बड़ी पहली बात तो ये कि छुट्टी के बाद जब आप आएँ तो फ्रेश होते हैं, ऑब्वियसली बात है, लेकिन आज का मौसम बहुत बेहतरीन है। धूप आज सुबह सवेरे ही निकल आई है। पहले हमने देखा कि मोटरवे बंद थी स्मोक की वजह से और फोग की वजह से, लेकिन अब कुछ एरियाज खोल दिए गए हैं। और अभी की अगर हम बात कर लें तो अभी भी हल्की हल्की स्मोक है। कभी सूरज जो है वो बादलों की ओर में छुप जाते हैं और कभी बादलों की चादर से बाहर निकल आते हैं। तो मौसम मैं तो बहुत अच्छे शर्माने तरीके का से इंजॉय कर सिलसिला रही जारी हूँ। है। आज चूंकि स्टूडियो में बैठे हैं तो साथ साथ इस धूप को मैं एंजॉय भी कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। अच्छा update भी नताशा दी जा ये रही बताएं, है। आप तो अगर एंजॉय हम कर रही हो अदरजा इसलिए की बिकॉज तरफ ये जो आप शाइनिंग स्टार की तरह धूप में ये सन बाथ आप ले रही है ना और बड़ा अच्छा सा आपको नजर आ रहा है। लेकिन आपको पता है मंडे इज द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक। पूरी दुनिया काम पे जाती है, आप छुट्टी करती हैं और उसके बाद मंडे आपका फर्स्ट वर्किंग डे नहीं होता, हमें तो आना पड़ता है। खैर लेकिन चलिए स्टूडियो हो या आउटसाइड आपकी लाइफ हो, काम हमने करना है और चलती का नाम जिंदगी। ये बताएं मुझे कि अगर हम बात करें रात की तो मैंने ये महसूस किया था कि अब स्मोक और फोग को डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल हो गया है, लेकिन रात को मुझे थोड़ी सी फोग महसूस हुई थी। आपको क्या लगता है, महकमे मौसमियात इस हवाले से क्या कह रहे हैं कि अगर मोटरवेज की बात करें, हाईवेज की बात करें तो फोग की वजह से या स्मोक की वजह से क्या इनके औकात है, क्या शहरियों को इस हवाले से अपडेट करेंगी आप? देखिए सुबह के औकात में और शाम के औकात में जो फोग और स्मोक है इसका जो मिक्सर है ये होना शुरू हो जाता है, जिसके बायस मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से मोटरवे को बंद कर दिया जाता है अगर तो ज़्यादा स्मोक होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑन द टाइम कितनी ज़्यादा फोग है या स्मोक है, तो उसी लिहाज से बंद रखा जाता है। अभी अगर हम सुबह के औकात की बात कर लें तो सुबह के वक्त में लाहौर से सियालकोट जाने वाली जो मोटरवे थी उसको स्मोक के बायस बंद किया गया था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि उसको खोल दिया गया है क्योंकि अब चूंकि सनी जो वेदर है वो हो चुका है, स्मोक और फोग कम होना शुरू हो गई है। नताशा वैसे बड़ी बेसब्री से सोहा हर सुबह यही इंतजार करती रही कि कब सर्दी आएंगी, कब। लाहौरी बड़े इंतजार में है क्योंकि लाहौरी तो खाने पीने के बड़े शौकीन है। वैसे सर्दियां हैं भैया और सर्दियां आ गई हैं, आ नहीं रही बल्कि आ गई हैं, तो वैसे नाश्ते वगैरह के लिए लोग निकल पड़ते हैं ज्यादा तादाद में। बताएं जी बताएं। हरमीत हाँ, नाश्ते के मुझे लिए तो नाश्ता याद निकलते आता हैं, है लाहौर का नाश्ते के वैसे। लिए निकलते हैं, नो डाउट। चलिए जब आप लाहौर आएंगे तो हम मिलके नाश्ता करने किसी अच्छे पॉइंट पे जाएंगे। वैसे तो लाहौर में जितने भी नाश्ता के पॉइंट्स हैं वो बहुत मज़ेदार सा नाश्ता मिलता है, लेकिन अगर हम अभी की बात कर लेते हैं तो चाहे वर्किंग डे है या फिर आपका छुट्टी का दिन है तो लाहौरी इस मौसम को एंजॉय करने के लिए घरों से निकलते हैं। गर्मा गर्म हलवा पूरी खाई जाती है, नान चने, सिरी पाए। और अभी अच्छा पिछले मेरी दिनों बात मैंने एक सुनिए रिपोर्ट नताशा, बनाई दिल थी। ना सोहा जलाएं, आप वाली हमारा बात है है, शायरों का बोलिए। नाम लेके मेरी भी हमारी मुलाकात हुई तो हमने ये सोचा कि हम भी इसके बाद नाश्ता करने जाएंगे। लेकिन चले हरमीत लाहौर आए या ना आए, नताशा मैं और आप इस्लामाबाद चलते हैं, स्टे विद अस, हमारे साथ रहे। इस्लामाबाद से हमें जो है वो फौजिया चौधरी अपडेट करेंगी, उनसे जानते कि वो कहाँ पर मौजूद हैं। फौजिया ने बड़ा जबरदस्त सा पिंक कलर का जोड़ा पहना है और बड़ी अच्छी लग रही है, वहाँ भी अच्छी खासी धूप है इस्लामाबाद में। फौजिया आज जी जी हरमीत पूछे, आप बात कर रहे हैं फौजिया से। जी फौजिया कैसी हैं आप? वैसे तो मौसम मैं देख के आ गया हूँ, अपने स्टूडियो में बैठ गया हूँ, लेकिन आप बताएं, ठंडक थी सुबह सवेरे, ठंडी ठार हवाएं चल रही थी, आप बड़ी आज आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं। हमारे नताशा को देखें, आपको देखें तो भैया ऐसा लग रहा है कि मौसम ने कमाल कर दिया है। हम दोनों हरमीत की तारीफ कर दो। हाँ तारीफ बनती है वैसे मेरी। जी बिल्कुल हरमीत, जी बिल्कुल। जी जी फौजिया कंटिन्यू करें, आपको सुन रहे हैं हम, आपकी आवाज़ आ रही है।
जी बिल्कुल हरमीत और सोहा, असल में आपकी आंखों में हम दोनों के लिए प्यार है। लाहौर इस्लामाबाद का मौसम आपको इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आप खुद स्टूडियो में बैठ के बड़े चमक दमक रहे होते हैं। और इस्लामाबाद के अगर हम मौसम की बात करें तो इस्लामाबाद का मौसम बहुत ही खूबसूरत है। और ये वाली जो धूप है ना सर्दियों की, दिसंबर की ये जो धूप होती है, इसके मुंतज़िर सभी शहरी होते हैं क्योंकि कितने ज़्यादा हमारे साल के अधूरे काम जो होते हैं हम बैठकर ये सोचते हैं क्या हम वो पूरे साल में कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। उसके साथ साथ सबसे अहम बात ये कि हम ये भी प्लान करते हैं सारे दोस्त के साथ, सारी फैमिलीज़ के साथ, कि हमारी पॉकेट मनी में से कुछ पैसे अगर बचे हैं तो हमने इस दफ़ा सैर भी करनी है क्योंकि स्नो फॉलिंग शुरू हो चुकी है। और इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, उसके साथ साथ मरी है, मरी की बात करें और जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर स्नो फॉलिंग हो रही है, तो प्लानिंग वो भी चल रही है। आज इस्लामाबाद का मौसम बड़ा ही खुशगवार है, धूप निकली हुई है। और हम जिस इस वक्त गार्डन में खड़े हैं यहाँ पर हमने देखा क्योंकि जितने भी अहम दफातर हैं रेड जोन के वो यहाँ पर करीब ही वाक़या है, तो कई जो मुलाजमीन हैं वो जैसे ही थोड़ा सा वक्त मिलता है इस गार्डन में आ जाते हैं और धूप से भी लुत्फानंदोज होते हैं और मौसम। अच्छा ठीक है फौजी, ये बताएं कि अगर टेम्परेचर की बात करें तो कंपैरेटिवली हमें पता है कि भाई सर्दियों में या अगर गर्मियां भी हों तो बिला वजह ये ना इस्लामाबाद का मौसम अच्छा हो जाता है और हम लाहौर ये बस देखते ही रह जाते हैं। कराची वालों का भी बहुत बुरा हाल होता है। आजकल टेम्परेचर क्या है, आप क्या देखती हैं कि रात के वक्त में, रात के औकात में सर्दी ज़्यादा हो जाती है? जी बिल्कुल, दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो 13 जो है 13 सेंटीग्रेड अगर 3 माह पहले देखें तो 33 सेंटीग्रेड तक इस्लामाबाद के वासियों ने जो है वो मौसम को झेला है। अब 13 सेंटीग्रेड हो गया है तो मौसम बड़ा सर्द है और बहुत अच्छा मौसम हो गया है। रात के औकात में 8 सेंटीग्रेड तक मौसम चला जाता है और महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश के जो हैं अभी कोई इम्कानात नहीं है और बारिश ना होने की वजह से वायरल डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। हमें लाहौर जैसी स्मोग और धुंध का सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन वायरल डिजीज़ के बायस हर दूसरा शहरी जो है वो नज़ला जुकाम का शिकार है। अच्छा यही बात हम ना नताशा से पूछ लेते हैं। नताशा, अगर हम वायरल की बात करें तो आपको पता है लाहौर में ख़ास तौर पे जो है वो आंखों में बड़ी चुभन होना, गले में खराश होना, स्मोक की वजह से ये केसेस ज़्यादा हो रहे थे। इस हवाले से डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने सर्दी इंजॉय करनी है, दिसंबर इंजॉय करना है, बाहर निकलना है तो क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी मिसाल दे देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ क्योंकि मैं खुद को कवर करके नहीं आ रही थी। एग्जैक्टली मैं खुद को कवर करके नहीं आ रही थी, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, तो जिसके बायस वायरल इन्फेक्शन हुआ। और ये वायरल इन्फेक्शन जिससे भी आप बात करें वो ये बता रहा है कि फीवर है, फ्लू है, गला ख़राब हो रहा है। तो वायरल इन्फेक्शन इस मौसम में स्मोक की वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि अगर आपने इस मौसम में घरों से बाहर निकलना है, इंजॉय करना है इस मौसम को, तो खुदारा मास्क का इस्तेमाल करें, खुद को कवर करें, सनग्लासेस का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक ज़्यादा करें। बहुत प्यारी लगी है, लेकिन अगर आप ग्लासेस लगा लेना तो आप और भी ज़्यादा प्यारी लगेंगी। आप दोनों हमारे साथ में, अब हम चारों मिलकर ना चलते हैं कराची का भी आपको सैर कराते हैं। इकरा अवान जो हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मौजूद है, कहाँ मौजूद है ये हम उनसे जान लेते हैं। इकरा कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। कराची के क्या हालात हैं? कराची वालों को सर्दी नसीब हुई या अभी तक नहीं? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ और कराची शार फैसल के मुकाम पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए मौसम की कराची के, तो कराची का मौसम जो है वो अब तब्दील होना शुरू हो गया है। शुमाल मशरिक की हवाओं ने कराची का रुख किया है, तो ये जैसे रुख कराची की जानिब इन हवाओं का हुआ है तो कराची का जो मौसम है वो खूबसूरत हो चुका है, सर्द हवाएं चल रही हैं। और जब मौसम तब्दील हुआ है तो कराची वालों के लिए ये मौसम जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है। इस ठंडे मौसम को खासा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। कराची वालों को ये मौसम जो है वो किस्मत से नसीब होता है। अगर बिल्कुल इकरा, एक और चीज है, जाहिर बात है कि सर्दी आती हैं और खासकर दिसंबर का महीना हो, जनवरी को मैं कराची में काफी वक्त मेरा गुजरा और ये ठंडी ठार हवाएं हल्की फुल्की जो समंदर से आती हुई है उसका इंतजार बड़ा किया जाता है। दूर दूर इलाकों से, अंदरूनी सिंध से जो है लोग आते रहते हैं। तो रश कैसा है? कराची में तो वैसे भी रश होता है, लेकिन इन दिनों का खास इंतजार होता है। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह कहा कि कराची का जब मौसम तब्दील होता है तो खासे जो लोग हैं वो अंदरूनी शहरों से कराची विजिट करते हैं, क्योंकि मौसम गर्मा में तो कराची में लोग जो है वो ज्यादा रुकना पसंद नहीं करते हैं, ठंडे इलाकों की जानिब जो रुख करते हैं। अगर अभी की इस मौसम की बात की जाए तो सुबह के औकात में भी सर्द हवाएं चलती हैं और शाम में भी जो है वो ठंड शुरू हो जाती है। तो इस मौसम को शहरी काफी इंजॉय कर रहे हैं शहरी। और
अगर बात की जाए रात के औकात की, तो रात को लोग जो है वो सब एक जगह गैदर हो जाते हैं, वहाँ पर गैदरिंग करते हैं, मिल बैठकर अपनी जो पूरे दिन के डिस्कशंस होते हैं वो करते हैं। और क्योंकि अब दिसंबर आ चुका है, साल का इख्तिताम होने वाला है, तो साल के आखिर में सब दोस्त और फैमिलीज बैठ के जब इकट्ठे होते हैं तो वो अपने घूमने के प्लान करते हैं। थैंक यू सो मच। सारी मेमोरीज को रिकॉल किया जाता है, खूबसूरत सा सी व्यू हो, दिसंबर का मौसम हो, कराची में हल्की हल्की ठंड हो, तो कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। इकरा थैंक यू सो मच, नताशा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। इसके अलावा हमें फौजिया ने भी इस्लामाबाद से अपडेट किया है, आपका भी बेहद शुक्रिया। उम्मीद है कि आपके घर का मौसम भी बहुत अच्छा होगा, और ये मौसम सारे एक तरफ, दिल का मौसम अच्छा होना तो हर चीज़ अच्छी लगती है, तो अपने दिल के मौसम को बेहतर करने की कोशिश करें। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर्दी हम कर रहे हैं, तो क्योंकि ना सर्दी के कपड़ों की बात भी कर लेते हैं। और हमीद, जब हम बात करते हैं सर्दियों की, तो देखिए हम कितने एक्साइटेड है ना इस चीज़ के लिए कि लाहौर में सर्दी आई नहीं, कि हमने पूरा प्रोग्राम का पहला आधा घंटा ओरिएंटेड कर दिया सर्दी को डेडिकेट करके। लेकिन चलिए आज हम आगाज़ कर लेते हैं प्रोग्राम का। हमेशा आपको पता है डेली डोज से होता है, सो लेट्स टॉक अबाउट गुड मॉर्निंग पब्लिक का ये सेगमेंट जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। डोज में सबसे पहला डोज हम आपको अगेन सर्दी का ही देंगे। वो इसलिए क्योंकि हमने आपको सर्दियों के लिहाफ की जब बात करें, खूबसूरत शॉल्स की बात करें, चादरों की बात करें, ओवरकोट की बात करें, कोट की बात करें, 1001 चीज़ें तो फैशन में हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमीद ऐसी हैं जो कि हमारी सकाफत का हिस्सा हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। सर्दियों में बलोची चादरें या बलोची अजरक में कहूँ तो गलत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ बलोचिस्तान में, कोयटा में, बल्कि अगर आप सिंध साइड की बात करें, पंजाब साइड की बात करें, तो जो लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं ना सैर सपाटे के लिए, उनकी कोशिश होती है कि ये सौगात वहाँ से ज़रूर लेके आएँ और यहाँ पर अपने जो अजीज़ व अकारिब हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको गिफ्ट करें। आप खूबसूरती चेक करें कि ब्लैक कलर की खूबसूरत सी बलोची चादर हो, और ऊपर से अच्छी बात क्या है कि हरमीत ये गर्म बहुत होती है, मतलब जो सर्दी अगर हम देखें, क्योंकि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, बहुत सारे देही इलाकों में मैं गया हूँ, और वहाँ पे मैंने देखा कि एक तो बहुत मेहनती लोग हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, और वहाँ पे जिस तरह तरीके से काम किया जाता है, मैं तो देखता रहता हूँ कि बहुत सारे एनजीओज जो है उन्हीं की चीज़ें, जो बनाई चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे इस्लामाबाद में आके महंगे दाम उनसे सस्ती लेके इधर महंगे दामों में बेच देती हैं। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं वहाँ पे जिस तरीके से, और ख़ास कर जो ट्रेडिशनल चादरें हैं, जो उनका लिबास है, वो बड़ा मुख्तलिफ किस्म का, और उसी पर वो फ़ख्र भी महसूस करते हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कमाल की सर्दी होती है, और आपको वहाँ कोयटा के पथरीले पहाड़ हैं, और इसी तरह दीगर जो पहाड़ आपको नजर आएंगे, क्योंकि हम खैबर पख्तूनख्वा वाहिद आप ये कह सकती हैं कि कहीं ना कहीं सूबा है जहाँ पे आपको हर तरफ घने जंगल नजर आएंगे। लेकिन अगर हम जाते हैं बलूचिस्तान की तरफ तो आपको रेतीले पहाड़ या पथरीले पहाड़ नजर आएंगे, और सर्दी होती है वो भी खुश्क सर्दी ज़्यादा होती है, और जिसकी ठंडी ठार हवाएं जो है अफगानिस्तान से होके कोयटा के पहाड़ों पर जो बर्फबारी होती है, और आस पास ज़ियारत की बात की जाए। लेकिन बहरहाल आपने बात दुरुस्त की कि वहाँ की जो चादरें काफ़ी मुनफरिद है, और फिर जाहिर बात है ऐसी चादरें जहां पे भी हम देखते हैं, पंजाब से लोग जाते हैं, सिंध से लोग जाते हैं, तो वहां से वहां की जो खास चीजें हैं, जो कल्चर के करीब है, तो वहां से ही लेके लोग एक दूसरे को गिफ्ट भी करते हैं। लेकिन बहरहाल आप ये भी देखिए ना कि ना सिर्फ खवातीन की एक वैरायटी है, बल्कि लड़कों के लिए भी और मर्दों के लिए भी 1001 ऐसी कलेक्शन, कलर्स, डिजाइन्स मौजूद है। और सर्दियों में आपको पता है लड़कों का ये अटायर वैसे बड़ा अच्छा लगता है कि आपने अच्छी सी शलवार कमीज पहनी हो, ऊपर ये चादर ओढ़ी हो, तो वो एक स्वैग भी फील होता है और अच्छा भी लगता है। तो यकीनी तौर पर आप वहाँ जाएं तो गिफ्ट लेकर आएँ, हमारे लिए भी ज़रूर लेके आइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। आपको मैंने अब बताना है ऐसा गोल जो कि तारीख में सुनहरे हरूफ से नहीं, काले हरूफ से लिखा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जर्मन लीग में फुटबॉल की तारीख का बदतरीन गोल हुआ है। कैसे हुआ है मैं आपको बताती हूँ। अब मुझे बताएं, वो ना घर को आग लगा दी, या घर को आपने लूट लिया घर के लोगों ने, ये वो वाला हाल हुआ है। खैर मैं आपको बताती हूँ, गोल कीपर जो है, लेकिन गोल कीपर जो है, अब अगर वही गोल कर देगा तो बाकी लोग क्या करेंगे आप मुझे बताएं। लेकिन उस बेचारे ने जानबूझ के नहीं किया। जर्मन लीग की अगर हम बात करें और फुटबॉल की, आपको पता है बहुत सारे शायकीन जो है बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं इस लीग का, और इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, शायकीन ने वहाँ पर मौजूद भी होते हैं। लेकिन जब शायकीन ने ये अपना मंजर कैमरे की आंख से देखा, और जो लोग वहाँ लाइव मौजूद थे उन्होंने कहा ये क्या हो गया, और तारीख का बदतरीन गोल इसको करार दिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि गोलकीपर गोल को कीप करने की बजाय
اس نے اپنا گول خود ہی کر دیا. تو یہ معاملہ ویسے گول اگر ہم مال ہو دیکھیں گیا. کہ سوہا باہر دنیا میں زیادہ تر پاکستان میں بھی اب فٹ بال کے بڑے زیادہ, اور پھر ہم جرمنی کی بات کریں, دیگر لیگز جب ہوتی ہیں تو جتنے بھی فٹ بال کے شائقین ہیں ان کی بہت بڑی تعداد جاتی ہے گراؤنڈ میں. ویسے بھی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھتی ہے, لیکن بات آپ نے درست کی کہ کہیں نہ کہیں انتظار ہوتا ہے کہ ہاں ہماری جو لیگ ہے, ہماری جو ٹیم ہے وہ جیت رہی ہے, اور کہیں نہ کہیں آپ ہی نقصان پہنچا دیتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ وہی دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں ارما آنسو میں میرے خیال سے اب بہتے رہیں گے مسلسل, وہ اس لیے کیونکہ فٹ بال کھیلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ کرٹیکل انالیسس کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ عام بات نہیں ہے. تو جناب کیمرون نے اس کو کر دیا قید, اور اس کے بعد لوگوں نے جو اس کے اوپر تبصرے دیے انہوں نے کہا یہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے, اور شاید امید کرتے ہیں ہم کہ یہ آخری دفعہ ہی ہوا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ چین آپ کو لے کے چلتے ہیں, لیکن چین جانے سے پہلے ہم آپ کو سعودی عرب لے کے چلتے ہیں. وہاں سے بھی خبر ہے سعودی عرب میں ہزاروں سال قدیم عجیب و غریب اشکال کی چٹانیں جو ہیں لوگوں نے دریافت کر لی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کل بھی ہم نے ڈیلی ڈوز پہ خبر دی تھی کہ اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں, دے آر رچ ان دیئر کلچر, اور جو آثار قدیمہ کی جتنے انٹیک پیسز ان کے پاس موجود ہیں, جتنی وہ اس پر ریسرچ کرتے ہیں, جتنا انہوں نے اس کو سیو کر کے رکھا ہوا ہے, کسی اور ملک نے نہیں رکھا ہوا. تو سعودی عرب نے جناب ایک اور چیز دریافت کر لی ہے. اب یہ ہزاروں سال ایسے قدیم عجیب و غریب چٹانیں ہیں جن کو اوبویسلی انسان نے مولڈ نہیں کیا, قدرتی طور پر آپ دیکھیں تو ان کی اشکال, کوئی آپ کو ایک تشبیہ دے رہا ہوگا کہ کوئی انسانی شکل بنی ہوئی ہے, کوئی کسی چیز کی شکل بنی ہوئی ہے, لیکن یہ قدرت کے شاہکار ہیں کہ عجیب و غریب شکلیں جو کہ آپ کو لگتا ہے. سوہا اگر ہم دیکھیں ہمارے علاقوں میں, خاص کر میرے ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے رام جانے, اور رام جانے کے جتنے پہاڑ ہیں, اور جہاں پہ آپ دیکھیں گے یقین مانیں آپ کو ایسا لگے گا, ہاں اگر شام کا وقت ہو اور آپ کافی دور ہوں تو آپ کو ایسا لگے گا وہی ہاں کوئی بہت بڑا بھوت جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے, یا کوئی انسانی نما جو ہے دیو ہیکل جو ہے سامنے آ رہا ہے آپ کے. اسی طرح کے مختلف چیزیں, چٹانیں جو ہیں وہ ان کی شکلیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں, سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو وہ منظر بڑا خوفناک بھی ہوتا ہے اور بڑا مزے کا بھی ہوتا ہے. اور رات کا وقت بھی میں نے وہاں پہ گزارا اس علاقوں میں, تو یقین مانے کہ رات کے وقت سناٹا ہی سناٹا ہوتا ہے, اور وہاں پہ آپ کی نظر پڑتی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال آپ کی بات درست ہے کہ سعودی عرب میں اس قسم کی چٹانوں کا سامنے آنا, اور پھر یہی چیزیں زیادہ اٹریکٹ کری, اور یہی وجہ ہے کہ اب سعودی عرب جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ دنیا بھر کے وزٹر جو ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوں اور ان کے پاس آئیں. اور آپ دیکھیں نا کہ وہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں مختلف انسانی اشکال, کوئی مطلب اگر لگ رہے سے کھوپڑی ہے, اسکیلٹن ہے وہ لیٹا ہوا ہے, یا کسی عورت کی خوبصورتی, یہ دیکھیں نا کتنا زبردست لگ رہا ہے. وہ بھی دیکھیں سیاح جو ہے بڑی تعداد میں وہاں جا بھی رہے ہیں, ان چٹانوں کے ساتھ مختلف تصاویر کھنچوا رہے ہیں. اب یہ خاتون کا چہرہ لگ رہا ہے, اور یہ گرین کلر کے ہلکے پھلکے سے لگ رہا ہے جیسے بال بھی ہیں, اور یہ ایک جانور کی سی تشبیہ آپ کو فیل ہو رہی ہوگی کہ کوئی ایسے جیسے چپکے سے دیکھ رہا ہے. تو یہ سارا کچھ قدرت کے شاہکار کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. یہ مختلف اشکال جو ہیں بڑے ہزاروں سال بعد دریافت ہوئی ہیں, اور لوگ انٹرسٹنگلی جب ان کو ڈیجیٹلی دیکھتے ہیں تو پھر لائیو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ سعودی عرب کا رخ کریں. اب سعودی عرب رچ ہو گیا ان تمام چیزوں میں, تو نہ صرف اگر مکہ مدینہ کی ہم بات کریں تو لوگ بڑی تعداد میں اس غرض سے تو وہاں جاتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنا ہے, لیکن اب اس حوالے سے بھی انہوں نے کافی چیزوں کو ڈیولپ کر لیا ہے, تو لوگ جائیں تو میرے خیال سے بہت کچھ ایکسپلور کر سکتے ہیں. سو وی آر ڈن ود آر ڈیلی ڈوز فار ٹوڈے. ایک اب کوئک سی بریک کے بعد پولیٹیکل سیگمنٹ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو الیکشن کمیشن کی جانب سے حتمی فہرست جاری کرنے کے بعد 15 دسمبر سے آن ورڈ انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا. لیکن عوامی مسائل کی اگر بات کریں, مہنگائی, تعلیم, صحت, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پر بات کرنا اور فوکس کرنے کی اشد ضرورت ہے. ایشیا کے تمام ممالک کی اگر بات کی جائے تو جو ریسرچ اور اسٹڈی سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق ایشیا کے تمام ممالک میں پاکستان کی کرنسی نے ورسٹ پرفارم کیا تھرو آؤٹ دا ایئر. تو ہمارے فوکس پوائنٹس کیا ہیں, جو تمام تر سیاسی جماعتیں وہ کیمپین کو اور نیریٹو کو کس طرح سے ڈرائیو کر رہی ہیں, اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. صفدر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, رہنما جی ڈی اے, ان کو آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بی بی. سر جی بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. سر کہیے گا کہ اگر ہم جی ڈی اے کی اسپیسیفکلی بات کریں تو عوامی مسائل اس وقت بہت زیادہ ہیں, معاشی صورتحال دیکھ لیں, اقتصادی دیکھ لیں, معاشرتی دیکھ لیں, بہت سارے ایشوز ہیں. کیا بیانیہ لے کے انتخابات میں اتر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بیسیکلی زیادہ انفلوئنس اپنا سندھ صوبے میں رکھتا ہے, اور سندھ اس وقت جو ہے نا ایک بہت بڑے جیسا سارا ملک ہے, سندھ بھی اس وقت بہت بڑے ایک معاشی اور معاشرتی کرائسس سے گزر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوامی مسائل جو ہے نا وہ صرف مہنگائی یا بے روزگاری کے حوالے سے نہیں, بلکہ
जो सोशल एमिनिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे अब जो है ना मफकूद हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आप देखें तो शहरों के शहर और ख़ास तौर पे क्योंकि कराची इस वक्त जो ना पूरी मुल्क की इकोनॉमिक इंजन को जो ना उसका ड्राइवर समझा जाता है और पूरी मुल्क की इकोनॉमिक इंजन कराची से जो ना वाबस्ता रहती है। तो कराची शहर से अगर हम शुरू करें और हम चले जाएं अंदरून सिंध के अंदर बड़े शहर जितने भी हैं, सक्कर हो, हैदराबाद हो, लड़काना हो, और सारे के सारे बल्कि छोटे शहर जितने भी हैं, कश्मीर, बावड़ो, घुटकी, खैरपुर, जितने भी शहर हैं वो सारे के सारे इस वक्त बहुत बुरे जो है ना एक एमिनिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। जी। पानी जो है ना पीने का साफ पानी नहीं मिलता। जो अपनी कमीशंस की अपनी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 90% लोग जो है जहर आलूद पानी पी रहे हैं। ड्रेनेज का सिस्टम दे तो वो कोलैप्स हो चुका है। तालीमी निज़ाम जो है हमारा, मैं समझता हूँ सिंध का निज़ाम सबसे बेहतर निज़ाम था कि ज़माने में, पार्टीशन से पहले या पार्टीशन के बाद, वो ऐसे ऐसे बहुत बड़े इन्हतात का शिकार है। और हमारे जितने भी नौजवान चाहे डिग्रियाँ ले भी लेते हैं, तो डिग्रियाँ लिए घूम रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉपर रोजगार नहीं मिलता। जी भाई साहब, अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि GDA जो है, हमने हमेशा देखा है कि कहीं ना कहीं हुक्मरान जमात जो होती है उसी के साथ इत्तेहादी भी बन जाती है, वजारतें जो हैं कहीं ना कहीं वो भी मिलती रहती है। तो सर, आपको नहीं लगता कि ये जो अगर हम एक पार्टी पे ब्लेम लगाएं, इल्ज़ाम लगाएं, जो कहीं ना कहीं होना भी चाहिए, लेकिन इसके रिस्पॉन्सिबल, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप लोग भी नहीं हैं? देखिए जी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बेसिकली अलायंस है जो कि 2018 की इलेक्शन से पहले फॉर्म हुआ जी। इससे पहले जो भी अलायंसेस बने सिंध के अंदर वो तकरीबन इलेक्शन के बाद जो है ना वो ख़त्म होते रहे हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस वाहिद अलायंस है जो कि गुज़िश्ता इलेक्शन से पहले बना। यकीनन हमने जो है ना इत्तेहाद किया PTI की गवर्नमेंट के साथ वफाक की लेवल पे। और इसी तरह जो है ना सिंध के अंदर बल्कि ये था कि जी हमारे जितने भी MPs थे वो अपोजिशन में बैठे रहे 5 साल। और यकीनन जितना ब्लेम ड्यू होता है PTI की गवर्नमेंट के ऊपर, उसमें से पार्टली जितना ब्लेम आप हमारे पे डाल दें, ज़रूर यकीनन हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन सवाल ये था कि जी क्योंकि जो सिंध के इलेक्शन हुए 2018 में, उस पर सीरियस हमारी रिजर्वेशन थी। जहाँ और जगह कहते थे कि कुछ सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो फिर सिंध के अंदर तो उससे भी ज़्यादा सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी। तो यकीनन जो है ना हम ये उतना ब्लेम ज़रूर हम अपोजिशन करते हैं अपने आप को कि जितना होना चाहिए। लेकिन यकीनन हमारे कोई उस गवर्नमेंट के ऊपर ये मैं नहीं कह सकता कि कोई हमारी इतनी वो थी कि हम उसको ये टोटली हम उसको हम डिक्टेट करते। लेकिन मैं एक और चीज गवर्नमेंट के जितने भी इल्जामात हमने देखा है हमेशा की तरह, सवाल जो है वो अब्बास साहब से जरूर कीजिएगा। शाहिदा ने भी हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनको भी आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कैसी हैं आप? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो रिसेंटली इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो कि PTI के हुए, उसके बाद जो आने वाले इंतखाबात है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये मौक़िफ़ है उनका कि पहले ही इलेक्शन से सिलेक्शन हुई है। तो पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? कि आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी इंतखाबात की जो है वो मुश्किल हो सकती है आने वाले इंतखाबात में? लेकिन जहाँ तक रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात का मामला, मैं समझती हूँ कि ये उनके अपने जो पार्टी के उनके वर्कर्स हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, उनको खुद ही एतराज़ात है। तो ये सारी चीज़ें जो है इलेक्शन कमीशन को तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो खुद दूर करना चाहिए। और आने वाले इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ही कहा था कि इलेक्शन कमीशन को अपना मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना रोल प्ले करना होगा, क्योंकि आइन के तहत तो 90 डेज के अंदर जो है इंतखाबात कंपलसरी थे, लेकिन इलेक्शन डिले कंटिन्यू होते रहे और अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हो सका। हालांकि कल भी कोर्ट ने एक्शन लिए और सेक्रेटरी फाइनेंस को जो है बुलाकर उन्हें पाबंद किया कि फौरी तौर पे फंड्स का जो है वो इजरा किया जाए। तो हम भी यही मुतालबा करते हैं। जी हरमीत शायद साहब, एक और चीज अगर हम देखें, जो सिचुएशन है, एक तरफ तो आप लोग आए और कहीं ना कहीं जो नून लीग की नैया थी बकौल जरदारी साहब के हमने बचाई, अब अगला मौका हमें देना चाहिए। कल उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नवाज शरीफ साहब हैं इमरान खान के बाद ये लाडले बल्कि महा लाडले बन चुके हैं। तो ऐसे में सारी सिचुएशन में अगर हम देखें, आप तनो तनहा आपको कर दिया गया, GDA भी कहीं ना कहीं और चली जा रही है, MQM भी चली और जा रही है, तो अकेले ये इलेक्शन लड़ना कहीं गिला शिकवा है नून लीग से, या आगे इलेक्शन के बाद फिर कहीं ना कहीं वजारत बांट लेंगे सारे?
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी आप उठा के देखें, हमारी 56 साल की से तवील हिस्ट्री है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और हमने कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करके इलेक्शन नहीं लड़ा, और हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपने मैनिफेस्टो के साथ उतरते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वोट जो है पूरे मुल्क में देखती है कि अब कितना इंक्रीज हुआ है, और ये सारी चीजें कि हमें जरूरत नहीं है किसी के अलायंस की, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये 1976 से हमेशा, जब भी आपने देखा कि जब नेशनल अलायंस बना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बना, उसके बाद तमाम पार्टीज ने जब भी इलेक्शन हुए, जीडीए का ये पहली मर्तबा नहीं है, 2008, 13 और फिर 18 और फिर अब वो उनके अपने मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरिए से मुतासिर होकर पीपल्स पार्टी में शामिल होते चले जा रहे हैं। तो देखिए, सहारों की क्लीन स्वीप करने के लिए भी तैयारी और बैकग्राउंड जो है उसको बड़ा कीप इन माइंड रखना पड़ता है। आप क्या समझते हैं सबसे, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली अलायंस की, ये तो जोड़ तोड़ जो हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि क्या अगर सूबाई असेंबली की बात की जाए या कौमी असेंबली की बात की जाए तो क्या क्लीन स्वीप किया जा सकता है? किसी पार्टी को सोलो फ्लाइट के थ्रू चल सकते हैं, या आपके अगर अपने अलायंस की बात करें तो आप लोग का इस हवाले से क्या प्लान है इंतखाबात के बाद खास तौर पे? देखिए, अभी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले किया कि हम अपने मैनिफेस्टो के साथ अपनी आइडियोलॉजी के साथ हम उतर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला देखिए, सहारों की उनको जरूरत पड़ती है जो डूब रहे होते हैं, और जिनकी अपनी, आपने देखा कि जीडीए की माजी में क्या कारकर्दगी रही और क्या उनका अवाम ने पजीराई रही, इसी तरीके से पीएमएलएन है, एमक्यूएम है, जेयूआई है, सभी भी इनके अवाम। शाहिदा साहब, एक और चीज, सफदर साहब आपकी तरफ आऊंगा। अगर हम देखें ये जो सूरत हाल है, पहले से कहा जाता है कि सदर तो हमारी पार्टी का होगा, मौलाना साहब ने तैयारी कर ली है, ऐसे में शेरवानियां भी सिलवाई गई हैं, और कहीं ना कहीं नून लीग वालों से जब हम मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको वजारतें पहले से मिल चुकी हैं, मनसबें तकसीम हो चुकी हैं। सर, ये जो तासुर है 88 में देखे, 93 में देखे, 97 में देखे, 2002 में देखे, ये इलेक्शन से पहले शेरवानियां जो सिलवाने का रिवाज है कब खत्म होगा? पॉलिटिशियन है, कहीं इसके लिए कोई पार्लियामान में जाके कोई कभी काम नहीं किया, आप लोगों पे भी जिम्मेदारी आयद होती है। वैसे सर आपसे सवाल देखिए जी, अभी सर बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ। मेरी जी सर बोले। मेरी नजर में देखें, इसमें कोई शक नहीं कि सियासतदानों ने अपनी पॉलिटिकल स्पेस लूज की है। अगर आप 70 की असेंबली को देखें और फिर 88 को देखें तो ग्रेजुअल एक आपको डिटीरिएशन नजर आएगी। उसमें यकीनन जिस तरह आपने कहा कि हमें अपना उसका ब्लेम लेना चाहिए कि हम इस सारे पॉलिटिकल अमल के अंदर सियासतदान ऐसे ऐसे रिडल्ट होते चले जा रहे हैं, और जो पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं वो ऐसे ऐसे हावी होते चले जा रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और जहाँ पे मैं शायदा मेरी छोटी बहन है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, पहली बात तो कि जीडीए बनाई 2018 के इलेक्शन से पहले है। इससे पहले क्या हुआ मैं उसको नहीं, कुछ भी मैं उसमें तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन 2018 के इलेक्शन है जहां आप ये कहते हैं कि जी वफाक के अंदर जो सिलेक्शन थी तो सिंध के अंदर भी ऐसी वैसी सिलेक्शन थी जैसे वहां थी, तो उसके जो नतायज है वैसे ही डिस्प्यूटेड है, और अब तो इलेक्शन और डिस्प्यूटेड होता चला जा रहा है। आज जो अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो अब हर तरफ से एक किस्म के जो ना ये अलगार है कि भाई हमें तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जहाँ डिमांड हो रही है कि जी वफाक के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो हमारी डिमांड है कि सिंध के अंदर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस सारे अमल के अंदर, इस सियासी अमल के अंदर जो सियासतदानों की अपनी पोजीशन है वो बहुत कंप्रोमाइज हो चुकी है, और हम ऐसे ऐसे जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको हम लूज करते चले जा रहे हैं। और जब तक जो है ना हम अपनी, और ज़ाहिर है उसकी वजह बेसिकली ये कि अवाम का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हम जो ना अवाम के मसाइल को जो बढ़ते चले जा रहे हैं उसको हम कोई न कोई किसी अंदाज में, ठीक है हम एक अपनी पॉलिटिकल जंगें तो लड़ लेते हैं, एक दूसरे को हम ब्लेम भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो अवाम के मसाइल हैं वो वही के वही खड़े हैं, वो बोल के जो डिटीरिएट हो रही है उनकी पोजीशन इससे ज्यादा कि अगर आम अवाम की बात करें, उनके मसलों की बात करें, उनको एड्रेस करने के लिए पार्टी जो है वो क्या नैरेटिव लेके तमाम तरह पार्टीज जो है वो इंतखाबात में उतर रही है। शाहिदा साहब आप बताइएगा, इंतखाबात से पहले एक दूसरे के मुखालिफ, इंतखाबात के बाद एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं आपके साथ जो इस वक्त हो रहा है, जो पहले हुआ, हम इंतखाबात के बाद अगर साथ देखते हैं इन एनी केस, जब कहा जाता है कि मुफाहमत के बादशाह है, वो आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो तब भी हम यही कहेंगे कि नहीं सोलो ही चलना है, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी की, हम खुद ही कर लड़ेंगे इंतखाबात, खुद ही बनाएंगे हुकूमत। देखिए, जहां तक इंतखाबात की बात रही कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मैनिफेस्टो, अपनी आइडियोलॉजी के साथ आवाम में जाते हैं, और जो उन्होंने माजी में अपना कारकर्दगी की होती है उसकी बेस पर वो आवाम के साथ और आने वाले वक्त के लिए इन फ्यूचर जो है कि उनके क्या प्रोग्राम्स है वो लेकर जाते हैं, और आवाम उनके प्रोग्राम्स को देकर उनको
पसंद करे या रिजेक्ट करे, वोट दे या ना दे। उसके बाद जब हुकूमत बनती, देखिए हम हैं पाकिस्तानी हैं, हम बीइंग पाकिस्तानी हमें पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करना होता है, हम एक दूसरे के कोई पर्सनल दुश्मन नहीं होते। और मैं समझती हूँ कि जब हुकूमत बनाई जाती है तो उन तमाम चीजों को मद्देनजर रख के, पाकिस्तान के मफाद को देख के, पाकिस्तान की तरक्की को देख के, पाकिस्तान की खुशहाली को देखकर। भाई साहब एक और चीज, अगर हम देखें इलेक्शन कमीशन पे, एक तो एमक्यूएम ने भी एतराजात जो हैं वो सिंध में शुरू किए हैं, और इसी तरह अगर हम इधर बात करें, इस वक्त सिचुएशन ये है कि हल्का बंदियां जहां पे हुई हैं उस पे भी एतराजात बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एक तरफ तो अगर बल्ले का निशान नहीं होगा, एक तरफ जो ग्राउंड रियलिटी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी को महदूद किया जा रहा है, इसमें भी कुछ शक नहीं है, सिर्फ एक पार्टी के लिए जो है राय हमवार की जा रही है। अगर बल्ले का निशान हटा दिया जाता है, लिया जाता है, और कहीं ना कहीं जिस तरह पार्टी को दीवार से लगा दिया गया, तो ये इलेक्शन कितना मुतनाज़ होगा। और ये भी बताइएगा कि क्या इलेक्शन आपको नजर आ रहा है अब्बास साहब? देखिए जी, बात है कि इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल बैटरग्राउंड जो है वो पंजाब के अंदर है। ये एक पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल डायनामिक्स है उसके अंदर पंजाब का रोल, कौमी असेंबली के हवाले से, क्योंकि वहाँ 150 सीटें, तो बहुत यानी एक किस्म का हैवी वेट सूबा है, जहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो अल्टीमेटली डिटरमिन करती है अपने मुस्तकबिल के जो भी वज़ीर आज़म होता है। इस वक्त यकीन इस वक्त जब मियाँ साहब वापस आए तो यकीन उनको एक फैसिलिटेशन मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम इस पर वो डिनाई करें तो वो एक नामुनासिब सी बात होगी। उनको फैसिलिटेट ज़रूर किया गया है, और जितने भी ये केसेस के हवाले से जहाँ पहले उनकी कोई सुनवाई नहीं होती तो एकदम जो सुनवाई होनी शुरू हुई, तो एक फैसिलिटेशन का प्रोसेस ज़रूर है। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन भी है मियाँ साहब से। एक्सपेक्टेशन ये है कि वो अपनी जो पार्टी जो 2019 में वो छोड़ के गए थे PMLN, उसको दोबारा रिवाइव करेंगे। जो 16 माह के अंदर, अब जब पीपल्स पार्टी ये जिक्र करती कि जी हमारा क्या रोल है, तो ये 16 माह के जो गवर्नमेंट थी उसमें पीपल्स पार्टी का वही रोल है जो PMLN का है। आप बैठ के उनके पूरे 16 माह के अंदर आप उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहे हो। जो महंगाई और बेरोजगारी का बुरा हाल हुआ वो उसके अंदर बराबर के शरीक हैं, आप किस तरह उससे विड्रॉ कर सकते हैं? आप 16 माह की परफॉर्मेंस से पीपल्स पार्टी किस तरह अपने आप को पीछे कर सकती है? वो उनको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इसी तरह जिस आपने जिक्र किया PTI का, तो PTI यकीनन अपने 9 मई के बाद एक बहुत बड़े क्राइसिस और प्रेशर के अंदर है, लेकिन वो अपना वोट बैंक जो है ना उनका अभी तक मेरी नज़र में वो इंटैक्ट है। वोट बैंक खान साहब जो किसी तरीके से भी उसको लेके चल रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये इस वक्त एक बहुत बड़े हम दोराए पे खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी अब जिम्मेदारी है कि वो अल्टीमेटली PTI की इंटर पार्टी इलेक्शंस को और जो ना उसके नतीजे में जो निशान उनको अलॉट होना है उस पर अब क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है, मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स का जो डिटरमिन करेगी। ये जो आपने सवाल उठाया ना शाहिद साहब के सामने, मैं यही सवाल रखना चाहती हूँ। शाहिद साहब बताइएगा कि जिम्मेदारी लेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप उनके बिहाफ पे कि जो हमने गवर्नमेंट देखी है 16 माह की, उसमें दोनों ने परफॉर्म किया ना, वजीर खारजा आपका था, वजीर आजम जो है वो नून लीग से था, तो वो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है ना, बनती है। देखिए मैं बड़ा एहतराम करती हूँ सफदर अब्बासी साहब, हमारे सीनियर हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उनका जो तज्जिया है, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि लीड कर रहा होता है, जो लीडर ऑफ द हाउस होता है, और जो तमाम कैबिनेट का हेड होता है, उसको उसकी परफॉर्मेंस पे आपको इतना एतमाद है कि आप उसके अलायंस का हिस्सा बन गए। और वो पार्टी जो कि अलायंस में बिल्कुल हुकूमत में हम शामिल थे, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि मुल्क के मफाद में कुछ फैसले ऐसे करने पड़ते, और हम हुकूमत में उस वक्त शामिल हुए जो पाकिस्तान को इस वक्त नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका था और हो रहा था, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब आ गया था। तो आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो मिनिस्ट्री थी एज ए फॉरेन मिनिस्टर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की परफॉर्मेंस जिसे दुनिया भर में सराहा गया, और ना सिर्फ ये बल्कि उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को जो लॉन हो चुका था उसे ना सिर्फ निकाला बल्कि पाकिस्तान को जाके दोबारा तरक्की के रास्ते पे डाला। इसी तरह आप देखें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री प्रोटेक्शन जो पीपल्स पार्टी के पास थी, उसकी परफॉर्मेंस देखें। और वो शायद साहब पीपल्स पार्टी ने क्या क्या किया, आपने बिल्कुल फिंगर टिप्स पे गिनवा दिया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त दिया, और सफदर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। लेकिन इंतखाबात से पहले उसकी शफाफियत पर जो है वो सवालात उठना शुरू हो गए हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए, तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट की बात की जाए, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करने के लिए इंतजाम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। दिसंबर को वैसे तो हरमीत एफिलिएट किया जाता है उदासी के साथ,
بہت ساری میموریز کو ہم ریکال کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو, شخصیات کو جو کہ رہتی دنیا تک جن کا نام رہے گا ہم ان کو ریکال کرتے ہیں. لیکن آج جب ہم نے آج کی تاریخ نکالی تو ایک کے بعد ایک ایسے بڑے اہم شخصیات, اہم موقع جو ہے جس پہ مجھے لگتا ہے کہ پروگرام میں بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے روزانہ ایک سیگمنٹ یا ایک حصہ ہمارے پروگرام کا ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اگر کسی کی سالگرہ ہو, برسی ہو, ان کا تعلق ادب سے ہو, فن سے ہو, آرٹ سے ہو, ہم ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش کرتے ہیں اور ان کو یاد بھی کرتے ہیں. لیکن آج ایک کے بعد ایک 4 ایسی شخصیات جن کا ذکر اور تذکرہ ہم نے آج کی سیگمنٹ میں کرنا ہے. اگر ہم گلوکارہ روشن آرا کی بات کریں, وہ ایسی بیگم جنہیں ملکہ موسیقی کہا گیا, ان کو آج یاد کریں گے. ان کی آج جو برسی ہے وہ منائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ نامور شاعر, مزاح-نگار پطرس بخاری کو, ان کو آج یاد کریں گے, ان کی شاعری کو یاد کریں گے, ان کا لکھا ہوا کلام جو ہے اس کو ریکال کریں گے. اور اس کے علاوہ اردو ادب کی اگر ہم بات کریں تو اردو ادب کے نامور شاعر جوش ملی آبادی, ان کی آج سالگرہ ہے. برسی کی جہاں ہم بات کرتے ہیں وہاں سالگرہ بھی آج منائیں گے, اور باقاعدہ طور پر جتنا بھی کلام انہوں نے لکھا, جس کے لیے لکھا, اس کو بھی آج یاد کریں گے اور مل کے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, معروف گلوکار غلام علی خان جو ہے ان کی آج جو ہے وہ سالگرہ منائی جا رہی ہے. ان کو تو گڈ مارننگ پبلک کے پلیٹ فارم سے ہم سالگرہ مبارک کہتے ہیں. ہزاروں سال جیے, خوش رہیں, سلامت رہیں. اسی طرح سے پاکستان کا نام جو ہے جس طرح سے پوری دنیا میں انہوں نے روشن کیا, ہمارا یقینی طور پر وہ پراؤڈ ہے, اور آج ہم ان کو بھی یاد کر رہے ہیں اور ان کو سالگرہ مبارکباد بھی دیتے ہیں. ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں جو پینل میرے ساتھ موجود ہے, جو کہ ہم ہمارے ساتھ مل کے یاد کریں گے ان تمام تر شخصیات کو, پرسنالٹیز کو. ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں. احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مصنف ہے, رائٹر ہیں, شاعر ہیں. اکثر اوقات آپ انہیں گڈ مارننگ پبلک میں مختلف کتابوں پر تبصرہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں. میں ان کو آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے آپ؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا. اور اس کے علاوہ صبوح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مصنف ہیں, شاعر ہیں, ان کو بھی آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے بھی وقت دیا. احمد صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں, اور اگر گلوکارہ روشن بیگم آرا کی بات کریں ہم تو ان کی زندگی, چونکہ ہم نے دیکھا کہ بھارت سے وہ یہاں پر آئیں, اور پھر اگر ریڈیو پاکستان کی بات کریں تو ریڈیو پاکستان سے پہلے آل انڈیا پاکستان سے انہوں نے آغاز کیا بر صغیر کے ٹائم پہ, اور اس کے بعد لالا موسیٰ آ گئی اور یہاں سے آل دا وے ریڈیو پاکستان جایا کرتی تھی صرف گانے کے لیے. تو بڑا خوبصورت سا ٹائم تھا. آپ کے پاس کچھ میموریز ہیں؟ جی, ایک تو یہ کہ ظاہر ہے ہمارے ہوش میں آنے سے پہلے ہمارے بزرگ ان کو سنا کرتے تھے. ہم نے ان کو اس طرح سے تو نہیں سنا لائیو, لیکن یہ ضرور ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میر کو گانا اگر اختری بائی کا کام تھا اور وہ لطف آتا تھا, میر کو وہ نبھاتی تھی جس انداز سے, کلاسیکل انداز سے, تو بندہ مکمل طور پہ اس میں ڈوب جاتا تھا. بالکل ویسے ہی روشن آرا بیگم کا ابھی فیئر تھے ہم, اور ان کا وہ گائیکی چل رہی تھی, تو ایک ایسا اس میں ایک عجیب سا سرور تھا کہ ہم سارے ڈوب گئے اور خاموش ہو گئے, ان کو سننے لگ گئے. تو ظاہر ہے وہ ملکہ موسیقی ہیں. سوہا بات یہ ہے کہ کلاسیکی موسیقی میں آپ کو خواتین بہت کم نظر آئیں گی. اساتذہ نظر آتے ہیں ہمیں, مرد حضرات نظر آتے ہیں. یہاں پہ بھی ظاہر ہے فیمنسٹ جو ہیں ان کو شکوہ ہوگا کہ یہاں پہ اس میدان میں آگے کیوں نہیں آئیں. تو روشن آرا بیگم ان چند خواتین میں تھیں جنہوں نے اپنا نام بنایا, کلاسیکی موسیقی میں نام بنایا. تو آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں نا ان تمام لوگوں کی, مطلب میرے گھر کی اگر میں بات کروں تو یقینی طور پر ہم تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت موجود نہیں تھے, لیکن ان کی میموریز جو ہمارے پاس موجود ہیں, مطلب آل انڈیا کی اگر ہم بات کریں اس وقت ریڈیو سے جب انہوں نے آغاز کیا تو اس وقت کے لوگ جس طرح سے ان کو سنتے تھے, ان کو فالو کرتے تھے, فین فالوئنگ بہت بڑی تھی. اور آج بھی ان کے سننے والے جو ہیں وہ اس طرح سے ان کو سنتے ہیں. ہرمیت, ان کی آواز, ان کے گانے کا طریقہ, ان کا سر آج بھی کانوں میں رس گھولتا ہے. اور کسی بھی ایج گروپ کے لوگوں. سوہا اگر ہم بات کریں ریڈیو کا جو دور گزرا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے بڑے نام, اور پھر اگر موسیقی کے حوالے سے بات کی جائے, گلوکار کے حوالے سے بات کی جائے, بہت بڑے ایسے ایسے نام ہم نے دیکھے کہ باقاعدہ اس کی تعلیم لی. اور آج کل اگر ہم بہت سارے گلوکار ہمارے سامنے تو آتے ہیں, لیکن ایک گلا شکوہ ان کا بھی رہتا ہے کہ ہاں جو پرانے ہیں انہوں نے بہت کچھ پریکٹیکلی بہت کچھ کر کے وہ آگے بڑھے, اور آج کل ڈیجیٹل دور ہے تو بہت ساری چیزیں بڑی آسانی سے ہو جاتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ریڈیو کا دور تھا, اور صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے باقاعدہ سنا ان کو. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت خواتین کا کم آنا, اور جس کی وجہ سے ان جیسی شخصیات جو آتی تھی ان کو پذیرائی بھی اس لیے ملتی تھی کہ کہیں نہ کہیں موسیقی میں خواتین کے لیے نئے دروازے کھولنے کا اگر کام کیے تو یہ وہ ان خواتین میں ان کا بھی نام شامل ہے جنہوں نے کہ نئی, میرے خیال میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مشعل راہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ کھولیوں, اور بہت ساری خواتین ان کو دیکھ کے اور ان کو سنتے ہوئے وہ اس میوزک انڈسٹری میں آئی.
रोशन आरा बेगम की अगर हम बात करें, उनके सुनने वालों की बात करें, यकीनी तौर पर सीनियर्स जो हैं वो आज भी उनकी आवाज़ जब सुनते हैं तो यंगस्टर्स को यही पैगाम दिया जाता है कि अगर आपने मौसीकी सीखनी है तो इनसे सीखी जाए, ये वो यूनिवर्सिटी है, ये वो स्कूल है जो कि आपको सिखा सकती हैं। तो उनकी कुछ झलकियाँ हमारे पास हैं, ज़रा आप भी देखिए। क्या बात है, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिनको आज हमने याद करना है। अगर हम एक और बरसी की बात करें तो ये नामवर शायर, मज़ार निगार और इसके अलावा अफसाना निगार, मुअल्लिम भी कहें तो गलत नहीं होगा, पतरस बुखारी जो है उनकी आज बरसी जो है वो मनाई जा रही है। हम जब मेमोरीज़ की बात करते हैं और उनको रिकॉल करने की बात करते हैं तो हम किताबों का सहारा लेते हैं और इस पर बहुत अच्छे तरीके से कमेंट कर सकते हैं जो मुसन्निफ़ हैं, जो अदीब है। मैं सब आपकी तरफ आऊँगी। बहुत ही खूबसूरत ऐसी जिनको अगर इनकलाबी शायर भी कहा जाए, मज़ाह के ज़रिए कितनी खूबसूरती से, क्योंकि लोग आजकल अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो वो भी मज़ाह जब होता है तो कोशिश होती है कि वो बात ज़्यादा दिल में उतरती है, लोग ज़्यादा उसको सुनते हैं। तो कितनी खूबसूरती से उन्होंने लिखा। जी आप ग़ालिबन पतरस का जिक्र कर जी पतरस साहब बिल्कुल आपने बजा फरमाया। हैरान कर देने वाली शख्सियत है। मेरा अपना ताल्लुक़ जो है वो कलम और कागज़ के साथ है, तो मैं हैरान होता हूँ कि जहन इतना ज़रखेज़ भी हो सकता है, इस कदर ज़्यादा ज़रखेज़ भी हो सकता है। देखें उनकी जो ज़्यादातर तालीम थी वो अंग्रेज़ी थी और अंग्रेज़ी लिटरेचर ही पढ़ाया उन्होंने, और अंग्रेज़ी का एक्सटेंसिव मुताला, इतना मुताला किया कि उनके ऊपर असरात अंग्रेज़ी के थे। लेकिन जब आप पतरस के मज़ामीन पढ़ते हैं तो आपको कहीं नहीं लगता कि किसी जगह पे अंग्रेज़ी के असरात हैं। तो उन्होंने इस तरह इनविजिबली वो असरात कबूल किए, सटायर के, जो अंग्रेज़ी में सटायर लिखी जाती थी उसको उर्दू में लाने के बाद ऐसा शानदार काम किया कि देखें 1927 में ये किताब छपी और आज 2023 है, तकरीबन 96 साल हो चुके हैं उस किताब को छपे हुए। और चंद एक इतनी बारीक सी किताब है, चंद एक मज़ामीन है, लेकिन आप आज भी मरहूम की याद में कुत्ते, लाहौर का सबाउद्दीन साहब आपकी तरफ आऊंगा। अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं कि पतरस बुखारी साहब की जो शुरुआत है और फिर हमने कहीं ना कहीं ये देखा कि एक माफिया भी था। ऑल इंडिया रेडियो में जब इनको एक मनसब पर बिठाया गया तो हिंदी माफिया जिसे नाम दिया गया तारीख में, वो इनके खिलाफ बड़ा एक्टिव हो गया और कहीं ना कहीं इसको एक रंग भी दिया गया कि कहीं ना कहीं मुसलमानों का गलबा जो है ऑल इंडिया रेडियो पर बढ़ाने के लिए इनको बिठाया गया। इन मुश्किलात से निकलते हुए और इन मुश्किलात में जूझते हुए वो उर्दू की जो खिदमात थी वो सरंजाम देते रहे। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। पतरस के अगर तमाम जो उनकी एक हमजहत शख्सियत है और मल्टी डायमेंशनल उनकी कैपेसिटीज अल्लाह ताला ने उनको दी थी, उसमें अगर बाकी तमाम चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज कर भी लें, फॉर एग्जांपल उनकी सिफारती खिदमात को या उनकी अदबी खिदमात को, लेकिन उनकी जो उर्दू ज़बान के लिए जो है वो उर्दू की तारीख में बरसगीर पाक हिंद में जो उर्दू को जिन चैलेंजेस का सामना था, उन मुश्किल हालात में उन्होंने जिस तरह उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम किया, उर्दू को परवान चढ़ाने के लिए काम किया, वो नाकाबिल फरामोश है। जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे अंग्रेजी ज़बान, उस वक्त भी उन्होंने अंग्रेजी के ख़ास मज़ामीन को उर्दू में ट्रांसलेट करके उनको अपना रंग देने में बहुत उनका इसके अंदर हाथ है, अमल है। और चूंकि वो अंग्रेजी ज़बान पर भी खूब दस्तरस रखते थे, उर्दू ज़बान को उन्होंने अंग्रेजी के मुकाबले में इल्म की ज़बान के तौर पर प्रमोट किया। क्या बात है। अच्छा मुझे बताइएगा अहमद साहब, अगर हम उनके मुअल्लिम होने की बात करें ना, अफसाना निगार भी, मज़ाह निगार भी, शायर भी, लेकिन जो उन्होंने मुअल्लिम होने का फ़र्ज़ अदा किया, जैसे कि हम उनकी ज़िंदगी पे जब रोशनी डालते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया, प्रिंसिपल के तौर पर उन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, तो जब आप इतना कुछ पढ़ लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो कितना आप पे ये फ़र्ज़ हो जाता है कि आप इसको आगे पहुँचाएँ नई जनरेशन तक। पढ़ाना, मुअल्लिम होने से ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है कि आप लोगों तक उस चीज़ को पहुंचा सकें। जी हाँ, उनका सबसे बड़ा सबूत ये है, जब वो प्रिंसिपल थे तो उनका शागिर्द एक बड़ा नामवर शागिर्द है, वो फैज़ अहमद फैज़ हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि वो कितने शानदार आदमी थे और शानदार उस्ताद थे। इसके अलावा सोहा एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि ये वो ज़माना था जब ये काम कर रहे थे, अल्लामा इकबाल भी ज़िंदा थे और अल्लामा इकबाल के साथ इनकी काफ़ी मुलाकातें हैं और अल्लामा इकबाल हैरान होते थे इनकी फ़लसफ़े पे गिरफ्त देख के। ये 1920s 30s में जब ये जाते थे इकबाल के पास और बहस मुबाहिसा करते थे, तो उन दिनों ये बड़ी मोहब्बत में गिरफ़्तार थे बरगसां की। ये जो पतरस बुखारी थे बरगसां की मोहब्बत में गिरफ़्तार थे और बरगसां का बहस मुबाहिसा करते हुए फिर अल्लामा इकबाल को एक बड़ी शानदार एक नज़म सूझी, एक फ़लसफ़ा ज़दा सैयद ज़ादे के नाम। तो ये सैयद थे चूँकि, तो उन्होंने कहा तू अगर
तू जुनारी बरगसाना होता, तू अगर अपनी खुद ही ना खोता तो थ्रू आउट आगे चलते हैं। हेगल का सदफ गौर से खाली है, तिलिस्म इसका सब ख्याली। तो अल्लामा साहब ने एक भरपूर तरीके से इस तरह भी ट्रिब्यूट पेश किया कि यार इतना ऐसा नौजवान जो हैरान कुन गिरफ्त रखता है, तो आप देखें उनकी डायमेंशंस कि क्या शानदार है। फलसफे का मुतालिया, अंग्रेजी अदब का मुतालिया, प्रोज का मुताला, पोम का मुताला, हर जगह सलाउद्दीन साहब, जिस तरह अंग्रेजी की बात चल रही है तो इसमें भी कोई शक नहीं कि शहीद लियाकत अली खान साहब जब वज़ीर आज़म थे और अमेरिका की तरफ रवां दवा थे और काफ़ी अरसा अमेरिका में गुजारा, लेकिन उसमें बहैसियत एक तर्जुमान इनको साथ में ले गए। और फिर आपने जो फरमाया कि मुख्तलिफ मनसब पर ये डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी रहे, मुख्तलिफ मनसब पर ये वहाँ पर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर रह के अंग्रेजी जो मज़ामीन थे उनको भी उर्दू में उनका जो है तर्जुमा किया, और वहीं बैठ कर भी कहीं ना कहीं सोच यही थी कि उर्दू के हवाले से मैंने काम करना है। जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो पतरस ने उर्दू में जो उनके लिखे हुए मज़ामीन हैं या उनके शाया करदा किताबें हैं वो ज्यादा नहीं हैं, उन्होंने कम लिखा। जो भी लिखा खूब लिखा उन्होंने, और खूब इस तरह लिखा कि उसकी छाप जो है, उनके चंद मज़ामीन की छाप जो है वो दीगर जो अदीब और मुसन्निफीन थे उनकी पूरी कुल्लियात पर भारी हैं। तो उनकी जो उर्दू ज़बान से लगावट और उस तरफ जो उनका ध्यान था, उन्होंने बाहर जब वो न्यूयॉर्क में मुकीम थे उस वक्त भी उन्होंने इस पर बहुत अपनी तवानाइयाँ सर्फ की, लेकिन चूंकि ज़िंदगी ने उनको ज़्यादा मोहलत नहीं दी तो इस पर वो ज़्यादा तहरीर में चीज़ों को नहीं ला सके। लेकिन जितनी तहारीर उनकी हैं हमारे पास, यकीन कीजिए 1 सदी पुरानी, चाहे आप लाहौर का जोग्राफिया पढ़ें, चाहे कोई और मजमून पढ़ें, ऐसे लगता है कि वो आजकल में लिखी हुई मजमून है। तो ये उनके मजमून पर गिरफ्त, उनके मुशाहिदे और आने वाले वक्त के जो उनका अंदाज़ा था उसके बारे में, उनकी जो ज़हनी इस्तिताअत है उसके बारे में हमें आगाह रखता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये आगाही जो है वो फैलाना और आगे बढ़ाना भी हमारा फ़र्ज़ है। अगली पर्सनालिटी को हम याद करते हैं, नामवर शायर जोश मिली आबादी की अगर हम बात करें, बरसग़ीर की अगर हम बात करें तो बरसग़ीर के इनकलाबी शायर जो लिखा इतनी खूबसूरती से लिखा कि रहती दुनिया तक उनका नाम तो अदब की तरह से लिया जाएगा, लेकिन उनकी तालीमात को आगे बढ़ाने के लिए और आज के नौजवानों को आप किस तरह से, हमें सब समझते हैं कि उनको फॉलो करना चाहिए, किस तरह से? जी, एक बड़ी दिलचस्प बात जो मैं करना चाह रहा हूँ कि रोशन आरा के नाम से पतरस बुखारी की एक बेटी भी थी जो जिनको हमने पहले ट्रिब्यूट पेश किया, रोशन आरा बेगम, उन्हीं के हम नाम एक बेटी भी थी। ये दिलचस्प आज कनेक्शन बना। अच्छा, जो आपने बात जोश साहब की है, जोश साहब तरक्की पसंद शायर थे, और दिलचस्प बात आज जैसे आपने फरमाया कि नौजवानों के लिए क्या है, जब उनको पढ़ते हैं तो क्या सीख सकते हैं, वो यही सीख सकते हैं कि देखें, जैसे वज़ीर आगा ने कहा कि गीत जो है वो शायरी की तफूलियत, अहद तफूलियत है, बचपना है, जो गज़ल है वो उसकी जवानी है, और जो उसका बुढ़ापा या जो पूरी तवानाई के साथ जो उसकी मैच्योरेस्ट फार्म है वो नज़्म है। तो जोश साहब भी बिल्कुल यही किया करते थे, वो कहते थे कि गज़ल मैंने छोड़ दी है, अब मैं नज़्म कहूँगा। हालांकि गज़ल कैसी अच्छी शानदार उन्होंने कही है, दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। तो ऐसी शानदार उनकी गज़लें हैं, लेकिन उनकी जो नज़में हैं आप देखते हैं, उन्होंने एक मंजूम तर्जमा भी किए बाज़ आयात, बाज़ सूरतों के, लेकिन वो एक तरक्की पसंदी उन्होंने नहीं छोड़ी और हमेशा इसके कायल रहे। और उनकी जो यादों, एक और चीज़ हमने शायरों को देखा है नौजवानी में, जवानी में, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मुख्तलिफ दौर से, अदवार से जब गुजरते हैं, शायरी पुख्तगी आती है, कहीं इश्क माशूके से निकल कर कहीं और चढ़ जाते हैं। जोश मिली आबादी के हवाले से अगर हम देखें, शायर इनकलाब, शायर शबाब, शायर रोमानवी, अगर रोमानवी शायरी की बात की जाए तो उन्होंने बड़े खुले ढुले अल्फाज में जो उनकी सवाने हयात है जो मैंने पढ़ी, तो कहीं ना कहीं मैं भी शर्मा गया। जी, जोश साहब फरमाते हैं, काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाब इनकलाब। देखिए जी, शायर अब अहमद हमाद साहब आपके पास तशरीफ रखते हैं, उनकी मौजूदगी में कुछ ज़्यादा बातें करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन शायर अपने वक्त से ज़रूर मुतासिर होता है, अपने गिरदोपेश के हालात से ज़रूर मुतासिर होता है, और वो उसकी शायरी में उसकी जो झलक है वो नज़र आती है। जोश साहब ने निज़ाम के ख़िलाफ़ लिखा, वहाँ से उनको एग्जाइल होना पड़ा, फिर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में आए, तो वो एक चेंज का इस्तारा बन गए। मैं इनकलाब को चेंज से ताबीर करता हूँ कि स्टेटस को आप चैलेंज करें और तब्दीली को, यानी आगे तरक्की को
ترقی پذیری کو اگر آپ اس کی نمائندگی کریں تو میں کہتا ہوں کہ جوش صاحب نے اس میں اپنا پرچم جو ہے بہت بلند رکھا ہے کیا بات ہے۔ اور بہت واہ، ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کیا انہوں نے۔ اگر ان کی شاعری کی بات کریں تو ہمارے پاس ان کی آواز میں کچھ جھلکیاں موجود ہیں، آپ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے۔ اسکرین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم آپ کو اسکرین کو کبھی بھی اس طرح کے پکسل سے کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن یہ ایک انٹیک پیس ہے، اگر اسے کہا جائے خوبصورتی، مطلب بہت پرانی ویڈیو تو آپ کو پتہ ہے وہ ایسی ہی ہوگی، لیکن یقینی طور پر یہ ایک ایسا خوبصورت سا قیمتی سرمایہ ہے جو کہ ہم نے سنبھال کے رکھا ہے اور آپ کو دکھایا لیکن ہے۔ سوہا یہاں پہ اگر بات کی جائے، احمد بھائی ہیں ہمارے پاس، کمال کن کے پاس بھی نالج ہے اور صباح صاحب بھی ہیں، دونوں سے بہت کچھ سیکھنے کو موقع مل رہا ہے۔ احمد صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اگر ہم دیکھیں نہرو صاحب جو تھے وہ جوش ملی آبادی صاحب کے بڑے فین آپ کہہ سکتے تھے، اور کہیں نہ کہیں جب وہ پاکستان کی طرف آئے تو شکوہ بھی تھا نہرو صاحب کو، کیا وجوہات تھی ان کی جو شاعری ہے اس کے جو مختلف پارٹس ہیں، نوجوان بھی، پھر انقلابی بھی، پھر آزادی، یا کہیں نہ کہیں دیگر چیزوں میں زیادہ مشغول جو لوگ تھے ان کو بھی اٹریکٹ کر گئے اپنی طرف؟ جی ہاں، اصل میں جو نہرو صاحب تھے وہ خود بھی کمیونزم کی طرف ان کا بہت زیادہ جھکاؤ تھا، اور اس وقت سرخ ہے ایشیا سرخ ہے کے نعرے زیادہ قوت سے لگا کرتے تھے، اور بھارت نے بھی اپنی جو لینڈ ریفارمز انٹروڈیوس کروائیں وہ کمیونزم کے سائے میں ہی انٹروڈیوس کروائیں، تو اس وقت جہاں سے بھی ان کو ایسی آواز آتی تھی، وہ شعر و نثر سے ہو یا وہ ترانے سے ہو یا وہ کسی عملی کوئی سیاستدان وہ ہو، تو وہ ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ تو نہرو صاحب نے اس لیے بھی ان کو روکا کہ یہ نوجوانوں کو متاثر کرنے کے لیے بڑی توانا آواز تھی، اور آواز پھر ایک تو یہ لکھنے میں بہت اچھے، اور دوسرا حقیقتاً جو واقعتاً جو ووکلز تھے ان کے اتنے دبنگ کہ آپ ان کو کسی جلسے میں پڑھائیں تو جلسے میں ایک بجلی سی دوڑ جاتی تھی جب وہ بولتے تھے۔ خوبصورت تھا کہ وہ اثر بھی رکھتا تھا۔ یقینی طور پر آگے بڑھتے ہیں، ہم نے آگے جس پرسنالٹی پہ جانا ہے یقینی طور پر ہمارے لیونگ لیجنڈ ہے۔ اگر بات کی جائے غلام علی کی، اور استاد کہا جاتا ہے ان کو نہ صرف پاکستان لیکن اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پورے انٹرنیشنل، اگر ان کو موسیقار کہا جائے، گلوکار کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ہمارے اقبال کے شہر سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، اور آج بھی اگر پاکستان میں بات کی جائے تو نوجوان نسل بھی بڑی تعداد میں اس چیز کی خواہش رکھتی ہے کہ ان سے سیکھا جائے، ان کی جو شاگردی ہے اس میں آیا جائے، اور بہت خوبصورت گایا، جب بھی گایا۔ اگر ہم انڈیا کی بات کریں خاص طور پہ، وہاں پر تو بہت بڑی تعداد میں موسیقار جو ہیں، گلوکار ان کو سیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، تو یقینی طور پر آج ہمیں فخر ہے، اور ہم پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو سالگرہ بہت 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 مبارکباد ہو۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے مثلا؟ جی، جو غلام علی کے نام سے موسیقی کے دو بڑے لوگ ہیں، ایک استاد بڑے غلام علی خان جنہوں نے ٹھمریاں گائیں اور اس کو لازوال کر دیا۔ آج بھی جب ہم ان کی آواز سنتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ ایسی خوبصورت وہ جو ان کا نبھا کرنے کا جو انداز ہے وہ شاندار ہے۔ اسی طرح یہ جو غلام علی ہیں ان کو چھوٹے غلام علی خان بھی کہا جاتا ہے اسی نسبت سے، تو انہوں نے ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن سوہا یہ ہے کہ انہوں نے غزل گائکی یعنی سیمی کلاسیکل میں اپنی راہ نکالی کہ اب آپ غزل گا رہے ہوں تو آپ غلام علی کے اثرات سے بچ جائیں، یہ بہت بڑا مارکا ہوگا، ایسا شاندار انہوں نے کام کیا ہے۔ آپ جوش صاحب کی غزل جو انہوں نے گائی ہوئی ہے، یہی جو میں نے جس کا مطلع پڑھا ہے، آپ جی غلام علی کی آواز میں سنیں گے تو ایسے لگے گا کہ جوش صاحب آپ کے کانوں میں آ کے سروں میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، ہو جائے نا اس طرح سے بڑی خوبصورت سی آواز پہ۔ صباح الدین صاحب آپ کیا کامنٹ کریں گے اس حوالے سے؟ میرے خیال میں جس طرح حماد صاحب نے کہا کہ ان کا نام کچھ بڑے ناموں کے ساتھ منسلک ہے، استاد بڑے غلام علی خان صاحب، پھر ان کے جو چھوٹے بھائی تھے استاد مبارک علی خان، اور ان سے بھی انہوں نے جو ہے نا میوزک کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی، لیکن غزل گوئی میں ان کا مقام جو ہے وہ انتہائی بلند اس طرح ہے کہ انہوں نے ہر کلام کو اپنے طریقے سے گایا، یعنی اپنے ترتیب، اپنے طرز، اپنے انداز سے، مثلا چپ کے رات دن ہو یا کل 14ویں کا چاند ہو، انہوں نے اس کے اندر ایسے جگہوں پر اپنے نقش رکھے ہیں کہ ان کو فالو کرنے والا کوئی بھی جو سنگر ہے وہ اس کو اس ترتیب سے ہٹ کے گائے گا تو سننے والوں کو، سامعین کو اس کا مزہ نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی لائیو ایگزامپل دیتی ہوں۔ ہرمیت روزانہ صبح دن کا آغاز جو ہے ہم بھی ہرمیت اچھا سا لگا دیتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، ان کی موسیقی سے ہی آغاز ہوتا ہے ہمارے دن کا بھی۔ اور ہرمیت آپ کو پتہ ہے وہ ان فالوورز میں سے ہیں، ان فینس میں سے ہیں جو کمپرومائز نہیں کرتے، جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ سو اگر ہم دیکھیں جس طرح صباح الدین بھائی نے اور ہم احمد کی بات کریں میری جان، وہ جس طرح ان کے پاس نالج ہے، دونوں کے پاس کمال کی، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے غلام علی صاحب کو جب سنا ہے، چاہے وہ
दुखी दिल के तार छेड़ने हो या माजी की तरफ आपको लेके जाना है, मुस्तकबिल की तरफ लेके जाना हो। माजी में की किस्से कहानियां भी कहीं ना कहीं उनके गजलों में याद आती हैं, कई वो पुराने किस्से कहानियां जो सबाउद्दीन साहब खतूत भेजा करते थे और अहमद साहब जो हैं कहीं ना कहीं गली मोहल्ले में हमें नजर आते थे। तो ये सब के साथ जुड़ी हैं ये किस्से कहानियां, और मैं चाहता हूँ कि कोई तड़का अगर हमारे प्रोड्यूसर लगा दे साथ में तो बड़ा मजा आ जाएगा। हमें अभी थोड़ा सा ना, हमें अगर मौसीकी के तड़के की हम बात करें तो वो बाकी है, मतलब अगर हम देखें तो कितनी खूबसूरती से उन्होंने गाया। कुछ झलके हमारे पास, ज़रा आप भी मुलाहिजा कीजिए। कहानी फिर सही, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआ है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू कमेंट्स करने के लिए, हमारे साथ होने के लिए। अब हमने लेनी है एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में रज़ाकारों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो उस फहरिस्त में हम सेरे फहरिस्त हैं कि रज़ाकारों की बड़ी तादाद पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि हर मुश्किल में पेश है कि इंसानियत की खिदमत कैसे करनी है। और ख़िदमत की बात की जाए और खिदमत की ना बात की जाए ये तो मुमकिन नहीं है। आपका तारुफ कराती हूँ, डॉक्टर मुश्ताक मांगड़ साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान है। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज के दिन की मुनासबत से मैं तो आपको मुबारकबाद और आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कोई भी नागहानी सूरत हाल हो, हमेशा आप लोग पेश रहे हैं। कितनी बड़ी तादाद है रज़ाकारों की आपके पास? बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ एक मिनट के लिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 1985 में यूएनओ ने पहली मरतबा ये 5 दिसंबर को वॉलंटियर डे मनाने का फ़ैसला किया था, और 1986 के अंदर पहली मरतबा वॉलंटियर डे मनाया गया। तो इस तरह से आप समझें कि 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है तो ये वॉलंटियर डे मनाया जा रहा है। ठीक है। और इसका मकसद दुनिया में वॉलंटियरिज्म को डेवलप करना है। अल खिदमत फाउंडेशन तो बुनियादी तौर पे एक रज़ाकारों की तंजीम है। हमारी जो टॉप ब्रास है वो 100% जो है वो वॉलंटियर्स हैं, और वो जो लोग मैदान में काम करते हैं, किसी भी डिज़ास्टर में या कहीं भी काम करते हैं, उनकी 100% तादाद जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर्स की है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जब भी लोग हमारे साथ काम करते हैं तो उनकी तादाद कोई 60,000 से ज़ायद पर है। अभी हमने अब बाकायदा तौर पर अपने दफ्तर में वॉलंटियर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है उसको अलग से एक बहुत बड़ी तंजीम की शक्ल में दे दिया है, और हमारा मकसद यही है कि भी हम वॉलंटियर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, उनको सेलेक्ट करें, वो किसी भी शोबे से हों, इवन हाउस वाइफ्स हों, रिटायर्ड लोग हों, प्रोफेशनल हों, और फिर हम उनको इंगेज करें और उनकी स्किल डेवलपमेंट करें, उनको कोई ना कोई काम ऐसा सिखाएं कि भी किसी भी मुश्किल वक्त में वो अपने घर से निकल कर कोई काम कर सकें। फिर हम उनको इंगेज करते हैं। एक और चीज़, जी अगर हम देखें रज़ाकारों की एक बहुत बड़ी तादाद, और फिर अलखिदमत की बात की इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह आप मैदान में काम करें जहाँ जहाँ भी हमने देखा है, लेकिन नौजवानों की तरफ से अगर हम रज़ाकाराना तौर पर शामिल होना किस तरह आप देखते हैं पाकिस्तान में? दीगर मामलात की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम पाकिस्तानी पूरी दुनिया में इस चीज़ में हम जाने भी जाते हैं कि हाँ डोनेशन के हवाले से। आपकी बात बहुत दुरुस्त है जी, और मैं आपको एक एग्जांपल से, इतनी खुशगवार एग्जांपल है कि मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव गुफ्तगू होती है तो ये गुफ्तगू भी होनी चाहिए। हमने मई में, इस साल मई के अंदर ये तय किया कि हम लाहौर शहर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में प्लांटेशन करेंगे और दरख्त लगाएंगे। हमने PHA से रब्ता कायम किया और लाहौर को हमने टारगेट किया, तो हमारा ख्याल था 50,000 1 लाख पौधे लगा पाएंगे PHA के साथ मिलकर। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमने आज की तारीख में, आज हमारी लास्ट प्लांटेशन की ड्राइव है, 2 लाख के करीब सिर्फ पौधे दरख्त हमने लाहौर में लगाए हैं, और इसका 95% जो इसका कंट्रीब्यूशन है, इसके पैसे और लगाने में जो अमल दखल है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का है, जिसमें बच्चे और बच्चियाँ दोनों शामिल हैं। हमने सिर्फ एक छोटा सा प्लान किया, राह दिखाई, और सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हमारे साथ इसमें हिस्सा लिया और हमने ये काम किया। ये भी आपको जानकर खुशी होगी कि हमने इस सैलाब में और इसके बाद जितनी भी अपनी मेडिकल की पैकिंग की और हाइजीन किट्स पैक की, उनकी तादाद भी लाखों में है, वो 100% हमारे बच्चे और बच्चियों ने किया। मैं तो ये कहता हूँ कि इनको आप सिर्फ थोड़ा सा रास्ता दिखा दें, थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दें, तो आपको ये कभी मायूस नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, व्हेन इट कम्स टू फैसिलिटेट करना या हमने सहूलियात देना, यकीनी तौर पर अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल के लोग आगे बढ़ते हैं, दे वांट टू कम फॉरवर्ड। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी तादाद में बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से मौका दिया जाता है, किस तरह से वो टीम का हिस्सा बनते हैं? हमारे पास ना जी मतलब ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटी से, आखिरी जो यूनिवर्सिटी थी वो लम से हमारे साथ 185 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने हमारे साथ इंटर्नशिप की,
اور وہ انٹرنشپ کے لیے جب وہ تشریف لائے تو ہم نے ان کو گروپس میں تقسیم کیا اور ہر گروپ کو ہم نے ایک ٹارگٹ دیا. تو وہ انہوں نے 2 مہینے میں 3 مہینے میں اپنا وہ پروجیکٹ مکمل کیا اور پھر اس کے بعد اس کی رپورٹ بھی انہوں نے پیش کی. تو ہمارے پاس تو ہزاروں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے ٹارگٹس اور پروجیکٹس موجود ہیں جس میں بچے اگر ہمارے پاس ہیں تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, ان کو اگر کوئی فیسیلیٹیشن چاہیے تو وہ ہم ان کو دیتے ہیں. فرض کریں ایک بچہ کہتا ہے جی کہ میں آرفن ہاؤسز میں کو وزٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس میں سائیکالوجسٹ ہوں اور میں ان بچوں کی اس سلسلے میں خدمت کرنا چاہتا ہوں, تو ہمارے پاس 20 سے زائد آرفن ہاؤسز ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں ان بچوں کو جو کوڑا چنتے ہیں میں ان کو پڑھانا چاہتا ہوں. ہمارے پاس کو 50 سے زیادہ ایسے CPC سینٹرز ہیں, چائلڈ پروڈکشن سینٹر ہیں, جہاں پہ ہم بچوں کو ان کے حوالے کرتے ہیں اور وہ بچوں کرتے ہیں. یہ آپ کو بہت ہی خوشی کی بات میں بتانا چاہتا ہوں, ہمارے یہاں پہ یونیورسٹی نے UCP نے یونیورسٹی سینٹرل پنجاب نے ہمارے ان بچوں کے ساتھ 2 مہینے کا ایک پروگرام کیا. ہر ویکینڈ کے اوپر ہفتے اتوار کو وہ بچوں کو اپنی یونیورسٹی بلاتے, اسی کیفے میں ان کو کھانا کھلاتے جہاں پہ سب لوگ کھاتے تھے, اسی آڈیٹوریم میں بٹھاتے, اور اس ہفتے ان کو پلانٹیشن سکھائی, اگلے ہفتے ان کو قطاطی سکھائی. اچھی بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کی سوچ ہے اور وہ سوچ کے لیے آگے بڑھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں گڈ مارننگ پبلک کے اس پلیٹ فارم سے ان تمام لوگوں کو جو رضاکار طور پر آتے ہیں میدان میں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انسانیت خدمت کے لیے پیش ہیں. ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں, پہنچیں. گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جب اپریشیٹ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں ینگ ٹیلنٹ کی, اور جب ینگ ٹیلنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک خواتین جو ہیں اس قسم کی فیلڈ میں آ رہی ہے کہ ہم نے ایز سچ کبھی نہیں دیکھا تھا. پاکستان میں یقینی طور پر اس چیز کو اب ایکسیپٹ بھی کیا گیا ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو آج ینگ ٹیلنٹ کی ہم بات کریں گے, اور ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آج جس کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا وہ لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہے, لیکن ان کا تعارف یہ ہے کہ پاکستان کی ینگسٹ صرف 23 سال کی عمر میں یورپی لائسنس انہوں نے حاصل کیا ہے, ایروسپیس انجینئر ہیں. اور نہ صرف یورپی لائسنس کی اگر ہم بات کریں بلکہ اس کے علاوہ 3 ممالک سے بھی انہوں نے یہ ایوارڈ بھی لیا, لائسنس بھی لیا. اور ایک اور اہم بات کہ پاکستان کی اب وہ ینگسٹ ایروسپیس انجینئر ہیں, اور جو کہ اس وقت حرمیت کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تو حرمیت, اوور ٹو یو. جی بالکل. سو آپ نے تو اس بات کی کہ جو بھی شعبہ ہو, لیکن آج کل نوجوان خواتین اور خواتین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آتی ہے وہ اور اپنا لوہا منواتی ہے. اور روبا فریدی ہمارے ساتھ ہے, بہت شکریہ, بڑے دور سے آپ چلیے ہمارے لیے, ہم آپ کے مشکور ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ انجینئرنگ کی طرف اور پھر ایروسپیس انجینئرنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ سے جاننا چاہیں گے بچپن میں کیا کچھ شرارتیں کرتی تھی, کسی ایک چیز کو کھول لیا اور دوسرے کو کھول لیا تو گھر والے تنگ ہوتے تھے کہ کیا کر رہی ہو روبا, تباہی مچا دی آپ نے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. اور میں اپنے فادر کے ساتھ کام کرتی تھی بچپن سے, کیونکہ وہ الیکٹریکل انجینئر تھے, تو اسی طرح سے مجھے شوق ہوا ٹیکنیکل اسکلز کا. اور پھر ایویشن کا مجھے بچپن سے شوق تھا, تو پھر میں نے ڈھونڈا کہ ایویشن میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پہ میں اپنے اسکلز کو استعمال کر سکتی ہوں. اچھا, ایویشن کے شعبے کے حوالے سے آپ بڑے کم عمر میں آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے. خواتین کے حوالے سے بات کی جائے, انجینئر دیگر شعبوں میں جو انجینئر ہمارے دوست کام کرتے ہیں بیچارے جب رشتہ آتا ہے نا مطلب یہ سوچتے ہیں کہ انجینئر ہے چلو سوچتے ہیں. آپ آئیں اس شعبے میں, کیا مشکلات رہی آپ کو؟ خواتین دیگر خواتین بھی تھی یا نہیں تھی, یا پہلی تھی؟ تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ایز اے فیمیل بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑے, لیکن یہ ہے کہ مجھے تھوڑا وقت لگا. لیکن اب جو میں دیکھ رہی ہوں کہ فیمیلز بھی اس فیلڈ کی طرف آ رہی ہیں اور آنا چاہتی ہیں, اور پہلے سے بہت کانفیڈنس آ گیا ہے فیمیلز میں, کیونکہ جیسے فیمیلز فالو کرتی ہیں باقی فیمیلز کو, میں بھی اپنی سینئرز کو اسی طرح فالو کرتی ہوں. ہاں فیمیلز اس طرح سے اس فیلڈ میں نہیں ہیں, لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں جس طرح سے اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے تو لوگ اس طرف آ رہے ہیں. اچھا روبا, مجھے یہ بتائیں کہ چلے ایک تو 23 سال کی عمر میں ایروسپیس انجینئر ہونا, پھر یورپی لائسنس لینا, پھر یورپی لائسنس کے علاوہ 3 ممالک کا لائسنس لینا, یہ بھی یقینی طور پر آپ کے کریڈٹس ہیں جس پر آپ نے بہت محنت کی ہوگی. اس جرنی کے حوالے سے بھی کچھ شیئر کریں. پاکستان سے جب آپ لائسنس اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی ایکسپیرینس ریکوائرمنٹس بڑھ جاتی ہیں ایز کمپیئرڈ کہ اگر آپ یورپین اسٹیٹ سے لائسنس اپلائی کریں. تو پاکستان سے ایکسپیرینس لینے کے بعد میں نے یورپین لائسنس پہلے اپلائی کیا, پھر میں نے اس کو کنورٹ کروایا UK لائسنس میں اور پاکستانی لائسنس میں.
तो इस तरह से मेरे पास 3 लाइसेंसेस हैं। अच्छा, एक एक्सेप्टेंस और की चीज, अगर हम बात करें, तीन लाइसेंस की अगर बात की जाए, ये 3 लाइसेंस जो रखने का मकसद है, क्योंकि बाहर दुनिया में सो हम जाते हैं बड़ा मुश्किल होता है, तो क्या ये कि वैसे इरादा है किसी बाहर जाने का, जिस तरह नौजवान जा रहे हैं कि इधर ही रहना है आपने? ये promise फिलहाल किया तो है? इधर ही रहना है और अपने जो बिगनर्स हैं एविएशन के उनके लिए काम करना है, लेकिन लाइसेंस लेने का असल मकसद ही यही था कि इन केस अगर मैं कहीं बाहर अप्लाई करती हूँ तो नाउ आई एम एलिजिबल टू वर्क देयर। वाह, जी साहब। अच्छा अरुबा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक्सेप्टेंस लेवल्स जो है वो कंपैरेटिवली अब पहले से ज़्यादा होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी अगर टेक्निकल फील्ड्स की बात करें तो ख़वातीन हमें कमी दिखाई देती हैं। आपका शौक था, फैमिली ने किस तरह से इनकरेज किया, और अगर अपने इर्द गिर्द सोसाइटी देखती हैं तो अब वहाँ पर किस तरह से इसको देख रही हैं बढ़ता हुआ ये रुझान? ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज भी वो इम्पॉर्टेंट है। लाइक लास्ट 8 ईयर्स से जिस तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अदर देन दिस, अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं, अपने ऑफिस की बात करूं, कलीग्स की बात करूं, तो मेरे सीनियर्स भी उसी तरह से जो है मुझे सपोर्ट करते थे, क्योंकि मैं काम करना चाहती थी और उन्होंने हमेशा से मुझे अच्छा गाइड किया। अब जो फीमेल्स आ रही हैं तो उनको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स पहले जो आती थी अब उनको फेस नहीं करनी पड़ी। चैलेंजेस तो हैं क्योंकि नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी होता है, मेल डोमिनेटेड फील्ड है, तो ये सारे इश्यूज होते हैं, बट नाउ इट्स गेटिंग बेटर। एक और चीज जाहिर बात है कि गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, ये सारी चीजें हमने चलाई और हमारी सोच होती है कि जब सुबह उठती तो इसकी नजर होती कि हाँ पहले तो मोबाइल चेक किया जाए, पानी है कि नहीं है। आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, जनता आपसे जानना चाहती है, पब्लिक आपसे जानना चाहती है कि क्या आप लोग भी इसी तरह जहाज जब उतरते हैं तो पहले देखते हैं कि भैया सब कुछ ठीक है फिर उड़ान के लिए? ऐसा ही है, जब भी फ्लाइट होती है जहाज की तो उससे पहले उसकी बहुत सारी ऐसी इंस्पेक्शंस हैं, एक चेकलिस्ट है जो कि उससे पहले चेक की जाती है, जिसमें आपका ऑयल, फ्यूल, हाइड्रोलिक के लेवल्स चेक किए जाते हैं। उसके अलावा आउटर सरफेस चेक किया जाता है, इंटीरियर चेक किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स चेक किए जाते हैं। सो देयर आर मल्टीपल टास्क जो कि उस वक्त परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद इट इज फिट टू फ्लाई। तो एयरक्राफ्ट को एयरवर्दी रखने के लिए ये डे टू डे मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अच्छा, एविएशन के हवाले से जब बात आती है, जाहिर बात है खवातीन के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि मसाइल हर इदारे में, हर डिपार्टमेंट में होते हैं, लेकिन ये कितना ये जॉब कितनी टफ है, और बहुत सारे नौजवान लड़कियां जो हैं जो आपको देख रही हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि 23 साल में ये बनी तो हम भी बने। तो आपने पहले जैसे एफएससी किया तो उसके बाद आप एंटर हुई, क्या तरीका कहा था, थोड़ा सा बताइएगा। मैंने एफएससी किया था, उसके बाद मैंने जो है लाइसेंस के लिए मॉड्यूल्स देना स्टार्ट किया, और साथ साथ मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता रहा। जिस तरह के मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका जरूरी होता है, फिर ही आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट अभी मैं बीएस की डिग्री कर रही हूँ, सो आई विल बी अ डिग्री होल्डर टू। अच्छा, मुझे बताइए रुबा, फील्ड में ना कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है व्हेन इट कम्स टू कि आप मर्दों के साथ भी काम कर रहे हो, कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ होती है जो उनसे सॉर्ट आउट नहीं होती, आपसे हो जाती होंगी। फील्ड में आपको क्या लगता है, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि हाँ भाई ये देखें ना, लड़की लड़कों से भी ज़्यादा अच्छा काम करती है, या इसके पास जो स्किल्स हैं वो लड़कों के पास भी नहीं है? ऐसा मौका कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? ऐसा बहुत बार हुआ है, और मेल्स को थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम भी होता है, बट इट्स खासी होती है। एंड अब बिल्कुल, अब ऐसा एज अ सीनियर जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करती हूँ, तो थोड़ा वक्त लगता है लेकिन खुद को मनवाना पड़ता है, सो इट टेक्स टाइम। एक चीज जो हमने देखी, सो आपने भी देखी कि इंजीनियरिंग के शोबे के हवाले से बात कीजिए, खवातीन का अब आना हमें देखने को तो मिलता है। क्या वजह है कि नहीं आती खवातीन, क्यों खौफ होता है? क्या वही नहीं जो नौजवान अक्सर कहते हैं कि बेरोजगार हो जाएंगे, कोई रिश्ता नहीं देगा, तो ये तो खौफ नहीं है ना कहीं? नहीं, एक्चुअली वो एक्सेप्टेंस नहीं है। हमारी सोसाइटी का एक सबसे बड़ा ये मसला है कि हमारी सोसाइटी में खवातीन के लिए वो एक्सेप्टेंस नहीं है जो कि होनी चाहिए। आप बाकी जगह देख लें, खवातीन जो है ये 50-50% का रेशियो बाकी सब जगह पर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अभी तक ये मेल डोमिनेटेड फील्ड है, मैं इसी पे काम कर रही हूँ कि फीमेल्स को भी इस फील्ड में क्या, इस फील्ड से अलग भी जितनी भी इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं और टफ फील्ड्स हैं जिनको मेल डोमिनेटेड समझा जाता है, वहाँ पे भी मैं चाहती हूँ कि फीमेल्स आए। अच्छा अरुबा, मुझे ये बताओ कि अगर आप डेस्टिनेशन की बात करो तो देयर इज़ नो डेस्टिनेशन, एक टारगेट होता है, उसको अचीव करते हो, नेक्स्ट तैयार होता है। फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करते हो तो ये होता है कि आपने पैसे कैसे कमाने हैं, क्या अच्छा एक हैंडसम आपका सैलरी पैकेज है जो देखने वाले उनको पता लगे कि अगर आप ऐसी मेहनत करोगे तो फिर आगे बहुत अच्छा और ब्राइट फ्यूचर भी होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है, और इस फील्ड में देखें एविएशन इटसेल्फ
सेंसिटिव फील्ड it is. और यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं है। वैसे अरूबा एक और चीज, जी जी पैसे तो सोहा ने जो सवाल किया ना नहीं करना चाहिए, हमारे पास ही ऑफिस है तो पहुंच जाएंगे। अच्छा एक और चीज, जाहिर बात है आप काम करें, ये जो यूनिफॉर्म आपने पहनी है, हम जब मेरे बड़े भाई ना मैगजीन मंगवाते थे कराची से तो मैं बड़ा देख देख के वैसे सोचती कि हम भी पायलट बनेंगे पर ना बने, वैसे जहाज में बैठ गए। अब आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रेनिंग के हवाले से क्या खवातीन को आप ट्रेन करती हैं, मर्द हजरात को ट्रेन करती हैं, वहाँ से रिस्पॉन्स कैसा आता है? मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेल्स ही हैं और फीमेल्स बहुत कम हैं, लेकिन ये है कि अच्छा रिस्पॉन्स है। स्टूडेंट्स विलिंग होते हैं, जो पैशनेट होते हैं एविएशन के लिए, वो उनको गाइड करना और भी आसान होता है। तो ये है कि अच्छा रिस्पॉन्स है और स्टूडेंट्स अब बढ़ते जा रहे हैं एविएशन में। अच्छा रुबा, लास्टली ये बता दें आपके फ्यूचर जी, प्लान्स क्या हैं, क्या मजीद टारगेट्स हैं जो आपने अचीव करने हैं? ओके, बीइंग अ फीमेल इंजीनियर और यू कैन से बीइंग एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर, मैं चाहती हूँ कि मैं एज अ सर्टिफाइड इंजीनियर किसी भी अच्छी एयरलाइन में यहाँ पर अपनी सर्विसेज दूँ, बीइंग इन पाकिस्तान और अदर देन पाकिस्तान। लेकिन मैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि जितने भी बिगनर्स इस फील्ड की तरफ आना चाह रहे हैं उनको मैं सही गाइड करूँ, और इसीलिए मैं स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग भी करती हूँ और एज इंस्ट्रक्टर भी उनको मैं सर्व कर रही हूँ। अच्छा, जो देखने वाली ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे, देखिए बार बार हम आपको एम्फसाइज़ करके ये बात इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां ख्वाहिश करती हैं इस चीज़ की, लेकिन बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस ना दे कुड नॉट मेक इट पॉसिबल। तो आप क्या कहना चाहती हैं, ख़ास तौर पे वालिदैन को क्या पैगाम देंगी, और अगर वो बच्चियां करना चाहती हैं तो उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि देखिए फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में जाएं और स्पेशली ऐसी फील्ड में जहां पर आपकी प्रैक्टिसेस बहुत करंट और स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपको फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं, सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो आई मस्ट से कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म को ज़रा इग्नोर करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसी तरह से हम जो है पेरेंट्स का ट्रस्ट भी हासिल कर सकते हैं और उनका सपोर्ट भी। अरूबा, थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड मैसेज। और इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो करते चले जाएं, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।